हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। तो कुंभज क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। देखो जी, आज अपन स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 हाइड्रोकार्बन, जिसमें फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, बेंजीन का आपको सामान्य आइडिया दे दिया भैया होते क्या क्या है ये। ठीक है, किस तरीके से इनका नाम रखा गया है इसकी बात कर ली थी। सेकेंड लेक्चर में अपन ने एल्केन, एल्कीन के बनाने की विधियां, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक अभिक्रियाओं की बात कर ली थी। और थर्ड लेक्चर आज रहेगा एल्काइन और बेंजीन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने एक बात आपको पहले भी समझा रखी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीधा सा फंडा याद है। सीधा सा फंडा क्या याद रखना है, जो भी नेम रिएक्शन दे रखी हो, जो भी कोई विशिष्ट अभिक्रिया दे रखी हो, जैसे डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, कोल्वे वैद्युत अपघटन क्या होता है, अर्थात जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उनके प्रोडक्ट याद कर लो भैया। जैसे MO2O3 दे रखा हो तो क्या बनाएगा, अगर KMnO4 दे रखा है तो क्या बना देगा। इस तरीके के आप प्रोडक्ट भी याद कर लोगे। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कल ही बताया था कि सारा खेला का किसका है, जहाँ सारा खेला है रिएजेंट का। जो रिएजेंट काम करेगा ना, रिएजेंट ही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। तो समय को खराब नहीं करेंगे, समय आपका भी कीमती है, समय मेरा भी कीमती है, इसलिए अपन स्टार्ट करेंगे आज अल्काइन चैप्टर। क्या करेंगे जी, अल्काइन चैप्टर। अल्काइन का मतलब होता है बच्चों जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य में 3 बॉन्ड प्रेजेंट हों, अर्थात 3 बंध होंगे, उसे क्या कहेंगे, एल्काइन कहेंगे। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। ये सारी बातें मैंने कर ली हैं। यदि मैं बात करूं कि जो अल्काइंस होते हैं, अल्काइंस को सामान्य रूप से अपन क्या कहते हैं बताओ, एसिटिलीन कहते हैं। एल्काइन का सबसे प्रथम स्थायी सदस्य कौन है, इथाइन है, अर्थात कम से कम 2 कार्बन का कंपाउंड होता है वो स्थायी है इसका। ये बात आपको याद रखनी है, ये सब थोड़े फैक्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। चलो जी, बात करेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट बातें, सारा कंसंट्रेशन बना के रखोगे। यदि आपको कुछ एनसीईआरटी का जो पॉइंट ये रिव्यू दिखाई नहीं देता है तो आपके सभी के पास में एनसीईआरटी होगी। आप मेरे शब्दों पर ध्यान दें, जो मैं समझाना चाह रहा हूं ना, मैं जो चाह रहा हूं कि आप इंसान बने, इंसान हैवान तो आप हो नहीं, इंसान हो। इंसान को सारी भाषा समझ में आती है, क्योंकि जब जानवरों को हमारी भाषाएं समझ में आती हैं तो कम से कम इंसान हो, इंसानों को तो भाषा समझ में आनी चाहिए। तो जो मैं शब्द कह रहा हूं, जिनको इंपॉर्टेंट करवा रहा हूं, आप उन्हीं पर ध्यान देंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहां से आते हैं। यदि मैं आपको पिछले साल के 10 साल के पेपर दिखाऊं केमिस्ट्री के, तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर से कम 15 से 20 ऐसे क्वेश्चन है जो हर बार रिपीट हो रहे हैं। बस रिएजेंट चेंज कर देते हैं, उसके साथ में प्रोडक्ट पूछ लेते हैं, या कोई नियम रिएक्शन दे दी उसको पूछ लेते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप याद रखें छोटी छोटी बातें जो एनसीईआरटी में दे रखी हैं, तो इनको ध्यान रखें कि अपन को क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। कोचिंग के जहां से भी कोचिंग कर रहे हो वहां के नोट्स तो पढ़ ही लेना, और नोट्सों में कुछ नहीं रखा है। जो एनसीईआरटी को कवर नहीं कर रहे ना, और नोट्सों को रहने देना आप, क्योंकि एनसीईआरटी जिसमें कवर नहीं है ना, तो ये समझ जाओ वो नोट्स कोई काम का नहीं है, क्योंकि पेपर पूरा एनसीईआरटी से ही बनता है। मैं आपको जैसे ये यूनिट खत्म हो जाएंगे, 10 यूनिट खत्म हो जाएंगी ना, इसके बाद में ही आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा 50-50 क्वेश्चन के, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि प्रीवियस ईयर में कौन सा क्वेश्चन आ गया है और आपके इस बार कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। हाइड्रोकार्बन चैप्टर लेवल स्टैंड में भी दे रखा है, आरपीएससी ग्रेड 2 में भी दे रखा है, आरपीएससी ग्रेड 1 में भी दे रखा है। तो तीनों की तैयारी जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं उन सभी के लिए क्या है जी, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में, तो याद रखें, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा, न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल का मजा भी आएगा। आगे बात समझ में, समय खराब हो सकता है, जिंदगी खराब नहीं होती है, इसलिए याद रखें, अच्छे समय का इंतजार करें, मेहनत करें और पढ़ते रहें। ऐसा नहीं है प्राइवेट गवर्नमेंट, आपको जो किस्मत में लिखा है ना वो आपको मिल जाएगा, रोने धोने से कुछ मिलने वाला नहीं है। आप अपना मोटिवेशन ही डाउन कर लोगे रो धो करके। इसलिए याद रखें, कोई कुछ कह रहा है सबको सुन लें, कोई इग्नोर कर रहा है उसको भी देख लें। समय के साथ में सब इग्नोर करने वाले आप पर ध्यान देने लग जाएंगे, क्योंकि समय खराब होता है, इंसान खराब नहीं होता। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी तो समय के चक्कर में क्या कर लेते हैं, अपनी ज़िंदगी को खराब कर लेते हैं। लेकिन भाई समय खराब होता है तो सब हावी होता है, ठीक है। इसलिए याद रखें कि अपन को किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ। तो आप क्लासेस को देखें, चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ ही शेयर कर दो, बस यही तो काम करना है। इसके साथ में तो अपन काम कर ही रहे हैं। आगे बात समझ में, करें स्टार्ट। चलो जी सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अल्काइन, अल्काइन की जनरल स्टडी मैंने आपको बता दी है, फिर भी आप एक बार देख लें जी। देखो, अल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है, प्रथम स्थायी सदस्य इथाइन होता है, एसिटिलीन के नाम से इसको जाना जाता है।
एसिटिलीन का उपयोग जब गैस वेल्डिंग करते हैं ना तो वहां उपयोग में करते हैं, ऑक्सीजन के साथ में एसिटिलीन का उपयोग करते हैं, इसलिए नाम हो गया ऑक्सी एसिटिलीन। तो आपको पेपर में पूछ सकता है भैया जब आप कभी गैस वेल्डिंग करवाने गए हो तो कौन सा हाइड्रोकार्बन यूज होता है, तो उसमें आता होता है एसिटिलीन। किसके साथ होता है? ऑक्सीजन के साथ में। 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तीनों क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गए होंगे। इसके बाद बात करते हैं जी नामकरण की। इसकी बात करते हैं नामकरण की। अब नामकरण में आपको पता है बच्चों नामकरण किस तरीके से करते हैं, तो आपको नामकरण में सामान्य नाम याद रखना है। देखो इसका प्रथम स्थायी सदस्य क्या बताओ बच्चों? प्रथम स्थायी सदस्य सर, प्रथम स्थायी सदस्य, प्रथम स्थायी सदस्य है इसका एथाइन। क्या है जी? एथाइन इसका प्रथम स्थायी सदस्य है, इसे बोलते हैं इथाइन। ठीक है, इसके फॉर्मूले की बात कर लें तो C2H2 है। ठीक है, C2H2 है। आगे बात समझ में। अब देखो बात समझो, काम की बात क्या है इसमें? काम की बात क्या है? इसका सामान्य नाम, एथाइन का सामान्य नाम, सामान्य नाम की बात करूंगा तो सामान्य नाम होता है एसिटिलीन। क्या होता है जी? एसिटिलीन होता है। क्या होता है जी? एसिटिलीन होता है। ये इसका सामान्य नाम बच्चों। अब सामान्य नाम है, अब आपको यदि नाम लिखना हो, क्या लिखना हो? सामान्य नाम। सामान्य नाम कैसे लिखोगे? तो सामान्य नाम लिखने के लिए याद रखना है कैसे? जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इसका नाम तो आप जानते हो, क्या नाम है बच्चों? एसिटिलीन है जी। क्या नाम है? एसिटिलीन है। बोलो भाई एसिटिलीन है इसका नाम। अब एसिटिलीन का नाम आप जानते हो, इसका नाम तो होगा एसिटिलीन। अब एसिटिलीन में जैसे मैंने क्या किया, एक H को रिमूव कर दिया। क्या कर दिया जी? एक H को रिमूव करके CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या ये सही है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर गलत है ये, क्योंकि आपको पहचानना आना चाहिए कार्बन की वैलेंसी 4 से ज्यादा हो रही है तो गड़बड़ है मामला। कम से कम कितनी होनी चाहिए? 4 ही होनी चाहिए। तो देखो अब मैं एक यहां से हाइड्रोजन को हटा दूं क्या? तो हटा दो सर। हाइड्रोजन को मैंने जैसे हटाया, हाइड्रोजन को हटा दिया। लो अब बताओ, हाइड्रोजन को हटाते कार्बन की वैलेंसी 4 ही रह जाएगी। अब देखो इसका नाम बोलो, इसको तो बोल रहे हैं अपन एसिटिलीन। क्या बोल रहे हैं जी? एसिटिलीन। इसको बोल रहे हैं जी एसिटिलीन। एसिटिलीन बोल रहे हैं। अब ये क्या लिखा दिया? मैथिल। तो लगा दो मैथिल एसिटिलीन। क्या बोल दो? मैथिल एसिटिलीन। आगे बात समझ में। यदि IUPAC नाम लिखना है तो IUPAC नाम हो जाएगा प्रोपाइन। क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। या इसको और क्या बोल सकते हैं? प्रोप 1 आयन। कैसे लिख दो? दोनों ही बातें क्या है? सही है। दूसरा एग्जाम्पल की बात करता हूं बच्चों। जैसे आपने लिया सर CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सर मैंने H को रिमूव कर दिया है। क्या कर दिया है? H को रिमूव कर दिया है। चलो कर दो भैया। H को रिमूव करके मैंने सर इधर भी CH3 लगा दिया है और मैंने इधर भी CH3 लगा दिया। तो लगा दो, कोई परेशानी नहीं है। आप तो जानते हो स्केलेटन का नाम क्या है? इसका नाम है एसिटिलीन। क्या नाम है जी? एसिटिलीन है। क्या? एसिटिलीन है। अब दोनों साइड क्या लग रहा है? मिथाइल। तो इसको बोल दो डाई मिथाइल। डाई मिथाइल, डाई मिथाइल एसिटिलीन। ये तो हो गया इसका सामान्य नाम। कैसा नाम हो गया जी? सामान्य नाम। ये हो गया इसका सामान्य नाम। लेकिन लिखना है IUPAC नाम। क्या लिखना है जी? IUPAC नेम। IUPAC नेम कैसे लिखोगे? तो नंबर दे दो 1 2 3 4। 1 2 3 4 बोलो भाई। इसका नाम हो गया ब्यूट, ब्यूट 2। देखो 2 नंबर पर आ रहा है ब्यूट 2 आयन, अर्थात 2 ब्यूटाइन। क्या नाम हो गया इसका? 2 ब्यूटाइन, ब्यूटाइन। आगे बात समझ में। लिख दोगे भैया। अब यदि आपको समझ में आ गया है तो लिख के बता देना भैया। CH ट्रिपल बॉन्ड C2H5। इसका नाम लिख के बता देना कमेंट में, तो आपको मेरे को समझ में आ जाएगा कि आप लोग किस तरीके की पढ़ाई कर रहे हो, क्योंकि IUPAC नेम एक तो आपको पूछेगा ही पूछेगा। चलो जी, अब आते हैं अपन काम की बात पे। काम की बात पे कैसे आएंगे बताओ भाई? काम की बात पे आने के लिए अपन को दोबारा PDF को नीचे ही लाना पड़ेगा, तब काम की बात पे आएंगे क्या? बोलो भाई। आ जाएंगे। चलो जी, देखो जी मैं जो समझाना चाह रहा हूं ना, ये अगर आप समझ जाते हो तो मैं कहता हूं कि केमिस्ट्री तो आपके उंगलियों पर अट जाएगी, क्योंकि जिसके केमिस्ट्री समझ में आ गई ना उसका जीवन आसान हो जाएगा, और जिसको केमिस्ट्री समझ में नहीं आई ना तो जीवन के खाक जिएगा क्या वो? ठीक है, इसलिए याद रखना। देखो 2 कार्बन स्थायी है, 2 2 3 4 4 4 4 ही लगा रखे हैं इसने। लेकिन इनमें क्या कर रखा है इसने? जब 4 4 के 2 कंपाउंड ले रखे हैं ना तो उनका संरचना अलग अलग बना रखी है। क्या बना रखी है? संरचना अलग अलग। तो C2H2 C3H4 C4H6 C4H6। ठीक है जी। CH ट्रिपल बॉन्ड CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH CH3 CH2 C CH CH3 C C। ये नाम मैंने वैसे लिखवा दिया आपको। देखो
पहले को एसिटिलीन, दूसरे को मेथिल एसिटिलीन, एथिल एसिटिलीन, डाइमेथिल एसिटिलीन। ये नाम आप खुद ही लिखना सीख जाओगे जब आपको जो मैंने कहा है वो कहानी समझ में आ जाए। आईयूपीएसी नाम मिथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटवानाइन, ब्यूटोआइन, इस तरीके से इनके क्या हो जाएंगे, नाम हो जाएंगे। आपको पूछ ले अल्काइन का प्रथम स्थायी सदस्य कौन है, तो आपका आंसर आना चाहिए इथाइन, ना कि मिथाइन। ये बात आपको याद रख लेनी है। एसिटिलीन का उपयोग कहां करते हैं, वेल्डिंग में करते हैं, गैस वेल्डिंग में। ठीक है जी, चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं अपन। अरे रे 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 नेक्स्ट देखो जी, चलो जी नेक्स्ट हो गया। इसने क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन को याद रखना आप। क्वेश्चन को याद कैसे रखोगे भाई, क्वेश्चन को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाल लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी नींदें उड़ा सकता है। कैसे उड़ाएगा सर, आपने क्या पूछा इस क्वेश्चन में, देखो उदाहरण दे रखा है, एल्काइन श्रेणी के पांचवें सदस्य के विभिन्न समावयवों की संरचना आईयूपीएसी, नाम लिखिए, विभिन्न समावयव युग्म के किस प्रकार की समाप्त दर्शाते हैं। अब इसने कहा है अल्काइन के पांचवें सदस्य, अल्काइन के पांचवें सदस्य, यही काम का क्वेश्चन है आपके। एल्काइन के पांचवें सदस्य का आपको क्या लिखना है, समावयव बनाने। तो देखो एल्काइन का पांचवा सदस्य अणुसूत्र होगा C6H10, क्या होगा, हेक्साइन। यही बात याद रखनी है। आपको पूछ ले कि अल्काइन का स्थायी पांचवा सदस्य कौन है, तो कौन है बताओ भाई, हेक्साइन है। इसलिए क्योंकि प्रथम स्थायी सदस्य है इथाइन। आगे बात समझ में। अब बच्चे जो नहीं पढ़ेंगे ना एनसीईआरटी को, वो कौन बताएंगे, इसको पेंटाइन बताएंगे। क्या बताएंगे, पेंटाइन। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन लिख लो भैया, क्वेश्चन लिख लो, एल्काइन के एल्काइन के पांचवें सदस्य का अणुसूत्र होगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन देख लो भैया, ऑप्शन देख लो। ए ऑप्शन दे दिया। अब देखो फॉर्मूला तो आपको याद रखना है, C2H2, बी दे दिया C3H4, ठीक है, सी दे दिया C5H8 और डी दे दिया C6H10। क्या दे दिया, C6H10। अर्थात आपको फॉर्मूले को रखोगे ना, एन की वैल्यू 1 रखोगे, 1 तो है ही नहीं, 2 रखोगे, तो 2 का मतलब 2n-2, तो 2 2 4 और -2 करो CH2 हो जाएगा। ठीक है, C3H4 कैसे आया, 6, और 6 में से 2 माइनस करो 4। इसके बाद में H8 कैसे आया, 5 × 2 करोगे तो 10, 10 में से 2 माइनस करो 8, 6 से 12 आ जाएगा, 12 में से 2 करोगे कम तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला है CnH2n-2। अब आपको पूछा एल्काइन के पांचवें सदस्य का अणुसूत्र होगा। अब बच्चे क्या है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है वो सीधा ही किसको चेप देंगे बताओ, सी ऑप्शन को चेप देंगे क्या, तो सी ऑप्शन हो जाएगा गलत बच्चों, क्योंकि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी ऑप्शन। रीजन क्या है, क्योंकि इसका प्रथम स्थायी सदस्य क्या है जी, प्रथम स्थायी सदस्य कौन है बच्चों, प्रथम स्थायी सदस्य सर इथाइन। क्या है, इथाइन। इसलिए आप याद रखो, जब नंबर 1 पे आ रहा है ये, तो एक एक कार्बन बढ़ा करके क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। बोलो भाई समझे या नहीं समझे। चलो जी नेक्स्ट बात करेंगे अपन त्रिआबंध की संरचना। त्रिआबंध की संरचना भी मैं समझा देता हूं आपको। देखो त्रिआबंध की संरचना भी कैसे समझोगे, तो देखो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड मिलता है, यहाँ हाइड्रोजन मिलता है, और यहाँ भी कौन मिलता है जी, हाइड्रोजन मिलता है। क्या आप लोगों को क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बोलो भाई। ये दिख रहा है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है जी। अब देखो यहां आपको याद रखना है, मैंने कहा एक ट्रिपल बॉन्ड हो और एक सिंगल बॉन्ड हो। इस कार्बन की स्थिति देखोगे तो ये कार्बन भी sp संकृत है, ये कार्बन भी देखोगे तो ये भी sp संकृत है। ठीक है जी। अब देखो यदि संकरण में भाग लेते हैं तो एक S और एक P भाग लेता है, एक S और एक P भाग लेता है। जब आपको पढ़ा रखा होगा, जब SS अतिव्यापन होता है तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जब S और PZ का अतिव्यापन होता है तो भी सिग्मा का ही फॉर्मेशन होता है। लेकिन आप जानते हो बच्चों P कितने होते हैं, 3 होते हैं P। तो ये हो गया PX, ये हो गया PY और PZ पड़ा है आड़ा, अर्थात ये हो गया PZ।
ठीक है। अब देखो एस कैसा होता है, गोलाकार होता है। अब बताओ, ये तो आपस में अतिव्यापन कर लेते हैं, एस पी जेड तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, लेकिन पी एक्स और पी वाई नहीं करते, क्योंकि परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं जी, परपेंडिकुलर। जब ये अतिव्यापन करेंगे तो पाई बॉन्ड बनता है। कौन सा बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड। जब ये करेंगे तो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनता है। ये सारी बातें केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। नहीं पढ़ा है तो 11वीं क्लास पास करके आए हो, तभी लेवल स्टैंड का पेपर दे रहे हो, इसलिए याद रखें ये चीजें आपको आनी चाहिए। 11वीं क्लास पढ़ के आनी चाहिए थी बड़ी तरीके से, तो इन चीजों में उलझते नहीं। ठीक है जी, चलो जी कक्षीय संरचना बना देता हूं एक बार इनकी। अब देखो जी, आपको पता है एस एस अतिव्यापन, तो कार्बन के साथ में ये कार्बन बना दिया मैंने। क्या बना दिया जी, ये कार्बन बना दिया। अब कार्बन के साथ में एक लोब ये रही और एक लोब ये रही, ठीक है। इसके साथ में ये कार्बन बना दिया, ये कार्बन की एक लोब ये रही और एक लोब ये रही, ठीक है जी। ये कार्बन है यहाँ और ये भी कार्बन है जी, ठीक है। अब यहां देखो पीजेड पीजेड अतिव्यापन हुआ है, बोलो भाई, ये हो गया पीजेड पीजेड अतिव्यापन, ठीक है। अब इसके बाद में ये पी चल रहा है और यहां आ गया एस। कौन आ गया, एस। ये आ गया एस, तो एस के साथ में भी क्या होगा, अतिव्यापन होगा। यहां भी एस आ गया लो, ठीक है। तो यहां तो है हाइड्रोजन, यहां भी हाइड्रोजन है। तो देखो ये संकरण कौन सा हो गया बताओ, ये sp संकरण है और ये 1s sp है, ये 1s sp है, ये भी 1s क्या है, sp है। अब आपको पता है कि दो पी कक्षक क्या पड़े, खाली पड़े। इसमें दो पी कक्षक क्या पड़े, खाली पड़े। तो ये किसके परपेंडिकुलर आ जाएंगे, ये इसके परपेंडिकुलर आ जाएंगे। बताओ भाई, इस तरीके से अब ये आपस में अतिव्यापन कर लेंगे, इसने आते इसके साथ में, इसके साथ में। तो ये दोनों तो पाई बॉन्ड हो गए, ये दोनों किसका बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, पाई बॉन्ड का। तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड हो जाएंगे इसमें, दो पाई बॉन्ड। इसलिए इसका क्या बनती है, कक्षीय संरचना बनती है। ये आपको इतनी आनी भी नहीं चाहिए, लेकिन मैंने समझा दी है भैया। बोलो भाई, देख लो भाई, ये बन रही, इस तरीके से आपको बनानी है। ये कक्षीय संरचना हो गई इसकी, पाई बॉन्ड मैंने आपको बताई दी है, ठीक है। अब बताओ, आपको तीन डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं जी, तीन डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड दिख रहे हैं, एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। तो बताओ, देखो ये दिख रहा है ये स्ट्रक्चर, यही मैंने आपको बनाई है। ये पृष्ठ तल से ऊपर है, एक पृष्ठ तल से क्या है, नीचे है। आप जानते हो 3D स्ट्रक्चर मैंने कल कार्बन की आपको बता रखी है। इसके बाद में देख लो क्या देखोगे जी, यदि कार्बन कार्बन, कहां ढूंढूं तेरे को, अब यदि देखोगे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है जी, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। तो आपको यदि बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे तो बॉन्ड एनर्जी बताओ ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि दो डबल बॉन्ड को तोड़ना है, एक सिंगल बॉन्ड को तोड़ना है। तो यहाँ बॉन्ड एनर्जी ज्यादा देनी पड़ती है। इसका मान होता है बच्चों, बताओ कितना होता है, 686 जूल, 686 किलो जूल होता है। कितना होता है, 686 किलो जूल। मैं आपको बता दूं, डाटा लिखा हुआ है इसमें। देखो बॉन्ड एंगल की बात तो अपन ने कर ली, जब एसपी होता है तो 180 डिग्री होता है, ठीक है। 2p कक्षा गेप करके समपार से अतिव्यापन कर लेते हैं, ठीक है जी, ठीक है, कोई बात नहीं। बॉन्ड लंबाई 120 एंगस्ट्रॉन होती है, बता दी। एकल बंध की बंध एंथैल्पी 348 किलो जूल होती है, लेकिन डबल बॉन्ड की कितनी हो रही है, 681। और टोटल की बात करेंगे तो 823। अर्थात आपको सी ट्रिपल बॉन्ड सी की पूछे तो 823 किलो जूल है। कितनी है, 823 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, ठीक है। यदि आपको डबल बॉन्ड की पूछे बच्चों तो 681, 681 सिंगल की पूछे तो 348 है। ये बात आप याद रख लोगे, ठीक है। अब आपको बॉन्ड एनर्जी का कभी भी डाटा नहीं पूछता, क्योंकि डाटा किसी को याद भी नहीं रहता भैया, तो आपको ऑर्डर पूछता है। तो याद रख लेना, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, उससे कम सेकंड की, उससे कम सिंगल की। इस तरीके से आप याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद में बॉन्ड लेंथ मैंने आपको बताई रखी है, बॉन्ड लेंथ आपको बता रखी है। तो बॉन्ड लेंथ का इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये बातें मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट बता दी थी। अब अपन बात करेंगे विरचन। विरचन का मतलब है बनाने की विधियां। इसकी बात करेंगे जी, बनाने की विधियां। सबसे पहले बनाते हैं कैल्शियम कार्बाइड से। किससे बनाते हैं जी, कैल्शियम कार्बाइड से। कैल्शियम कार्बाइड से कैसे बनाते हैं, तो देखो जल के साथ कैल्शियम कार्बाइड की अभिक्रिया पर औद्योगिक एथाइन बनाई जाती है। कोक और बिना बुझे चूने को गर्म करके कैल्शियम कार्बाइड बनाया जाता है। क्या, किसके द्वारा, कोक और बिना बुझे हुए चूने को गर्म करके कैल्शियम कार्बाइड बनाया जाता है। चूना पत्थर से अभिक्रिया द्वारा बिना बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। कैसे बनता है, अब आप देखो, इसका नाम बताओ क्या है, इसका नाम है 1,2 डाई ब्रोमो, 1,2 डाई ब्रोमो
इथेन। क्या नाम है? 1,2 डाइब्रोमो इथेन, ये नाम है इसका। ठीक है, अब इसने क्या किया, KOH के साथ में रिएक्शन कर रहा है, KOH और एल्कोहल दे रखा है, तो क्या समझे, आपको मैंने कल ही बताया था, एल्कोहलिक KOH दे रखा हो बच्चों तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अब देखो KOH के साथ में रिएक्शन करेगा तो एक बार तो KBr बाहर निकल जाएगा, एक तो KBr बाहर निकल जाएगा और एक H2O बाहर निकल जाएगा, H2O बाहर निकलेगा तो एक Br यहाँ अभी जुड़ा हुआ है, एक Br जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 1 ब्रोमो एथीन या ब्रोमो एथीन। क्या नाम है जी इसका? ब्रोमो एथीन, ब्रोमो एथीन नाम है इसका, इसका नाम 1,2 डाइब्रोमो एथेन है। ठीक है जी। अब इसने रिएक्शन की NaNH2 थे, सोडियम अमाइड से, अर्थात सोडियम अमाइड से रिएक्शन की, तो यहां से NaBr बाहर निकल जाएगा, NH3 बाहर निकल जाएगा, उससे क्या बन जाएगा? एसिटिलीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसिटिलीन बन जाएगा। याद रख लेना, दो रिएजेंट इसमें यूज हो रहे हैं, एक तो एल्कोहलिक KOH हो रहा है बच्चों, और एक हो रहा है NaNH2, सोडियम अमाइड। NH2 को क्या बोलते हैं? बोलो भाई, NH3 को अमोनिया, और अमोनिया से कम कर दोगे तो अमाइड आ जाएगा। चलो जी, इसके बाद में ये रिएक्शन याद हो गई। इसके बाद में CaCO3 को हीट करोगे तो CaO और CO2 बनाता है। ठीक है, CO की रिएक्शन 3 कार्बन से कराओगे तो CaCO2 बनता है, कैल्शियम कार्बाइड और CO बन जाता है। फिर CaCO2 की रिएक्शन वाटर के साथ में कराओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, और इसका जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो बन जाता है एसिटिलीन। क्या बन जाता है जी? एसिटिलीन। क्या समझे आप? यदि सबसे पहले याद रखोगे, जैसे आपने CH2 डबल बॉन्ड या CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहां Br लगा रहे हुए, Br लगा रखे हैं। सर मैंने यहां ले लिया KOH, एल्कोहलिक KOH ले लिया, एल्कोहलिक KOH लिया तो क्या बन गया बताओ? तो यहां बन गया मेरे को अल्कीन। अब बाई प्रोडक्ट आप याद रखो मत रखो। इसके बाद सर मैंने NaNH2 के साथ में रिएक्शन करवाई, तो NaNH2 के साथ में रिएक्शन करने के बाद में मेरे को एसिटिलीन बन गया। याद रख लेना, NaNH2 एल्कोहलिक KOH लोगे तो एसिटिलीन बन जाएगा। इसके बाद में सेकंड मैंने क्या किया? मैंने किया कैल्शियम कार्बोनेट को कर दिया हीट, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते ही कैल्शियम ऑक्साइड, उसके बाद में क्या बाहर निकल गई? CO2 बाहर निकल गई। ठीक है, कैल्शियम कार्बन CO2 बाहर निकल गई। फिर मैंने कैल्शियम ऑक्साइड को रिएक्शन करवाई 3 कार्बन से। किससे करवाई जी? 3 कार्बन से। तो यहां बन गया CaC2 प्लस CO, ये CO गैस बाहर निकल गई। अब देखो ये रिएक्शन आपको दे रखी है ना, ये रिएक्शन पूरी कंप्लीट मोल कॉन्सेप्ट में भी दे रखी है। मोल कॉन्सेप्ट में आपको लिखा रखा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो क्या मिलता है, उसके बाद में कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या मिलता है? तो CO2 और CO गैस मिलती है। कौन कौन सी? CO2 और CO गैस मिलती है। चलो जी, इसके बाद में कैल्शियम CaC2 कैल्शियम कार्बाइड की रिएक्शन करवा दी बच्चों वाटर से, 2H2O से करवा दी, तो हमको एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, ठीक है, और इसके साथ में C2H2 भी पास अपने को मिल गया बाई प्रोडक्ट के रूप में। ये रिएक्शंस आप देखोगे, घर पुत रहे हैं, अभी घर पुत रहे हैं, तो आप क्या लेके आते हो? बोलो भाई, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना लेके आते हो और उसको पानी में डालते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाती है। ठीक है जी, चलो जी। इसके बाद में सानिध्य डाई हैलाइडों के साथ में, सानिध्य डाई हैलाइडों के साथ में कराते हो तो क्या बनता है? ठीक है, ये आप देखो, ये सारी रिएक्शंस इसी तरीके से काम करती हैं। अब देखो भाई, कहां गए अपन? ये नेक्स्ट, ठीक है। सानिध्य हैलाइडों का मतलब होता है बच्चों कि जब पास वाले जो हैलाइड होते हैं ना, 2 हैलाइड लगा रखे हैं, उनकी रिएक्शन जब एल्कोहलिक KOH वगैरह से कराते हैं तो एल्किन मिल जाता है, फिर NaNH2 के साथ में रिएक्शन करा देते हैं तो अपने को क्या मिल जाता है? एथाइन मिल जाता है। 2 ही प्रोसेस हैं जो याद रखने हैं। ठीक है जी, इसलिए आप याद रखोगे भौतिक गुणधर्म। इसकी बात करेंगे नेक्स्ट, भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं? क्योंकि देखो एल्काइन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना वो एल्केन के पूछे जाते हैं। अल्काइन और एल्किन के बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एल्किन के ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर से, EZ वाले से। इसलिए याद रखें, इनकी रिएक्शंस में आपको कम ही पढ़नी है, सबसे ज्यादा पढ़ना है एल्केन को। ठीक है जी, चलो जी। भौतिक गुणधर्म की बात करें, एल्काइनों के भौतिक गुणधर्म एल्किनों तथा एल्केनों के समान ही है। प्रथम 3 सदस्य तो गैस है भैया, अगले 8 सदस्य द्रव हैं, शेष उच्चतर सदस्य ठोस होते हैं। समस्त एल्काइन रंगहीन होते हैं। एथाइन की अवलाक्षणिक गंध होती है, इसके अन्य सदस्य गंधहीन होते हैं। अल्काइन दुर्बल ध्रुवीय, जल से हल्के तथा जल में अभिध्रुवीय।
अमिश्रण ये होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों में जैसे ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन आदि में विलय होते हैं, गलनांक, क्वथनांक तथा घनत्व अनुवार के साथ में बढ़ते हैं। ये याद रखना है, गलनांक हो, क्वथनांक हो, घनत्व हो, अनुभार हो, ये सभी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। अनुभार के साथ में क्या जाते हैं, बढ़ जाते हैं। बोलो भाई। इसके बाद में याद रखना क्या है आपको, क्योंकि इसमें जो ये है एल्काइन, एल्काइन में भी इथाइन जो है ना, ये अवलाक्षण रखता है। अब आपको याद रखनी एक बात जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है, आपको काफी बार लगता है कि सर कौन पानी में विलय होगा और कौन पानी में विलय नहीं होगा, तो आपको एक बात याद रखनी है, याद रख लेना, समान समान को घोलता है। एक बात याद रहेगी ना, इससे आपका सारा काम बन जाएगा। समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है, समान समान को घोलता है। हमारे दैनिक जीवन में भी आप देख लेना, यदि आप ईमानदार हैं, पढ़ने वाले हैं, अच्छे हैं, तो आपको अच्छे दोस्तों के साथ में ही आपके उठना बैठना होगा। यदि आप इसके विपरीत मान लो, बेशर्म, नकारा, नालायक, बेशर्म क्वालिटी के हो, तो आपके दोस्त भी उसी क्वालिटी के आपको साथ में मिल जाएंगे। क्लास में आप देखना, पढ़ने वाला स्टूडेंट पढ़ने वाले के पास में ही बैठता है, जो बातें करने वाले स्टूडेंट होते हैं बातें करने वालों के पास में बैठते हैं। ऐसा ही आप गांव में देख लो, गांव में जो अच्छे इंसान है ना, उनके पास अच्छे इंसान ही आते हैं, जो बिल्कुल इधर उधर की करते रहते हैं ना दिन भर, उनके पास उसी टाइप के लोग मिलते हैं, क्योंकि इसी को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहती है भैया, समान समान को ही घोलता है। समान समान घोलने का मतलब है जैसा विलायक है वो ऐसे विलय को घोलेगा। अगर आप पढ़ने वाले हो ना, तो आपका मित्र पढ़ने वाला ही होगा। यदि आप पढ़ने वाले हो ना और आप किसी को से मित्रता रख रहे हो, यदि वो पढ़ने वाला होगा ना तभी आपका मित्र बनेगा, और यदि वो पढ़ने वाला नहीं है तो आपका मित्र कभी नहीं बन सकता। आप चाहे उसको कितना ही समझा लो, वो समझेगा ही नहीं। क्योंकि काफी बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि जैसे लोग होते हैं ना, जिस तरीके के लोग होते हैं उनमें उसी तरीके का नेचर होता है, और उसी तरीके के लोगों के साथ में उनका उठना बैठना होता है। यही बात ऑर्गेनिक कंपाउंड में होती है, जैसा विलायक ऐसा ही विलय। जैसे मैंने कहा कि सर जल में कौन कौन घुलेगा, जल में कौन कौन घुलेगा, एक तो जल विलायक होता है, दूसरा विलायक के रूप में अपन ज्यादातर यूज करते हैं बेंजीन, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो याद रख लेना, ये सारे हैं अध्रुवीय। क्या है बच्चों, अध्रुवीय, ये हैं अध्रुवीय। जल क्या होता है, ध्रुवीय। क्या होता है जी, ध्रुवीय। अब देखो आपको बात करें, ध्रुवीय का मतलब जो प्लस माइनस में टूट जाए, जो प्लस माइनस में टूट जाए वो होता है ध्रुवीय, और जो प्लस माइनस में नहीं टूटता है वो होता है अध्रुवीय। क्या होता है, अध्रुवीय। अब बताओ, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सारे क्या हैं, अध्रुवीय हैं, क्योंकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणता का अंतर है वो लगभग समान है, लगभग समान है। तो ये नॉन पोलर है। क्या है, नॉन पोलर, अध्रुवीय हैं। तो नॉन पोलर हैं, तो इसलिए ये किसमें विलयशील होते हैं बताओ। तो अगर मैं बात करूं बच्चों, एल्केन ले लो, एल्कीन ले लो और अल्काइन ले लो, ये सारे किसमें विलय बताओ, ये बेंजीन में और कार्बन टेट्राक्लोराइड में तो क्या है, विलयशील है। लेकिन पानी के अंदर क्या है, पानी में अविलयशील है। क्या है जी, अविलयशील हैं, अविलयशील हैं। तो जीवन में यही बात याद रखना भैया, यदि आपको मित्रता रखनी है, यदि आप अच्छे लोग हो तो आपकी मित्रता अच्छे लोगों के साथ मिलेगी, और यदि आप बुरे लोग हो तो आपके मित्र भी क्या मिलेंगे, बुरे लोग मिलने वाले हैं। क्योंकि ये बात तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ने खोल खोल के बता दी है कि किस तरीके से, किस तरीके के नेचर वाले लोग या किस तरीके के कंपाउंड इनके साथ में ही घुलते हैं। याद रखें, एक बात हमेशा याद रखें, युद्ध में जाने वाले घोड़े कभी भी बारातों में नचते नहीं है। अर्थात जो घोड़ों को जो युद्ध लड़ना होता है ना, वो कभी भी उनको बारात में दूल्हे के रूप में उपयोग में नहीं लेते हैं। यही बात है, याद रखनी है। यदि आपको नीट क्रैक करना है, जेईई मेंस क्रैक करना है, तो आप यदि ऐसा सोच रहे हैं कि आप शादियों में भी चले जाएं, आप दिवाली का त्योहार भी 10 दिन मना लें और बिल्कुल घर में मौज मस्ती के साथ रहें, तो आप ये काम नहीं कर सकते। क्योंकि आपको एक बात याद रखनी है कि शादियों में नाचने वाले घोड़े कभी भी युद्ध में नहीं जाते हैं। आगे बात समझ में। तो नीट जेईई क्लियर करना है ना, तो आपको डेडिकेशन के साथ में क्या करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। आगे बात समझ में जी। करें स्टार्ट नेक्स्ट कहानी। ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इससे आप समझ जाओगे कि नॉन पोलर कौन है और पोलर कौन है। पोलर का मतलब होता है जो प्लस माइनस में टूट जाए, और नॉन पोलर का मतलब होता है जो प्लस माइनस में नहीं टूटता है। चलो जी,
अब देखो रासायनिक गुणधर्म की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे जी, रासायनिक गुणधर्म की। रासायनिक गुणधर्म का मतलब होता है कि ये किस किस के साथ में अभिक्रियाएं शो करते हैं। ठीक है जी। एल्काइन का अम्लीय गुण, एल्काइन का अम्लीय गुण समझाने के लिए सबसे याद रखना है जिनका हाइब्रिडाइजेशन, एल्काइन का हाइब्रिडेशन होता है sp, जब हाइब्रिडेशन sp होता है ना, ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, अर्थात सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा अम्लीय भी यही होते हैं। क्योंकि लिखा जाता है जिनकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है उनका अम्लीय गुण भी क्या होता है जी, ज्यादा होता है। तो याद रख लेना एल्काइन का अम्लीय गुण, ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है। सोडियम धातु या सोडामाइड NaNH2, मैंने बताया था भी आपको सोडामाइड प्रबल क्षारक होते हैं, एथाइन के साथ अभिक्रिया करके डाइहाइड्रोजन मुक्त करके सोडियम एसिटिलाइड बनाते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाएं एथीन एथेन प्रदर्शित नहीं करते हैं। कौन कौन प्रदर्शित नहीं करते भैया, एथीन नहीं करता, एथेन नहीं करता। आपको मैंने लिखाई थी रिएक्शन, क्या की थी, क्या उन्होंने नहीं की थी। यह परीक्षण एथीन तथा एथेन की तुलना में एथाइन में अम्लीय प्रकृति को इंगित करता है। ऐसा क्यों है, क्या इसकी संरचना का संकरण के कारण होता है क्या, बिल्कुल सही बात है, संकरण के कारण होता है। यह अध्ययन कर चुके हैं कि एथाइन में हाइड्रोजन परमाणु sp संकलित कार्बन परमाणु से एथीन sp2 है और एथेन में sp3 है, कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। एथाइन में sp संकलित कक्षक अधिकतम S गुण रखता है, अधिकतम S गुण रखता है के कारण उसमें उच्च विद्युत ऋणता होती है। अतः यह एथाइन CH आबंध के इलेक्ट्रॉनों, साझा इलेक्ट्रॉनों को एथीन कार्बन परमाणु sp2 संकलित कक्षक और एथेन में संकलित कक्षक sp3 संकलन की तुलना में अपनी और अधिक आकर्षित करते हैं, जिससे एथेन की तुलना में एथाइन हाइड्रोजन परमाणु प्रोटॉन के रूप में आसानी से विलोपित हो जाएंगे। अतः त्रिआबंधित कार्बन परमाणु से जुड़े हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय प्रकृति के होते हैं। मैंने आपको एक ही फंडा बता दिया है कि संकरण में, देखो भैया एक बात और याद रख लो, क्या याद रखोगे बताओ सर, देखो संकरण होते हैं अलग अलग प्रकार के, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आपको तीन ही पढ़ने को है, sp2 sp3 आपको बता रखा है। यदि सिंगल बॉन्ड है सभी तो sp2 sp3, क्या है sp3, यदि डबल बॉन्ड है तो sp2, यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो sp, और यदि पर जैसे कार्बन दे रखा है बच्चों, ये कार्बन दे रखा है, यहाँ भी डबल यहाँ भी डबल, तो भी sp ही होगा। sp कक्षक में यदि मैं बात करूं, यदि आपको मैंने इनको 100 रुपए दिए, इनको भी मैंने 100 रुपए दे रखे हैं बच्चों, इसको भी मैंने 100 रुपए दे रखे हैं और इसको भी मैंने 100 ही रुपए दे रखे हैं। ठीक है जी, 100 रुपए दे रखे हैं तो दोनों में बांटने, तो ये 50 रुपए लेंगे क्या, बोलो भाई। इसमें देखो ये 33 रुपए लेंगे क्या, बोलो भाई। जिनको देंगे तो ये 25 रुपए लेंगे क्या, बोलो भाई, 25। इसलिए ही वो कॉन्सेप्ट आया है हम दो और हमारे दो, क्योंकि हम दो हमारे दो में यदि कोई 100 रुपए देके जाता है ना तो 50 बंटवाते हैं, लेकिन पहले की संतानें देखोगे ना, 4 संतानें होती थी तो 25 रुपए ही पड़ते थे। इसी कारण इनमें भी संकरण में भी ये होता है, जब sp3 है तो 25 रुपए आएंगे, sp2 है तो 33 आएंगे और sp है तो 50 आएंगे। जिनमें s करेक्टर ज्यादा होता है, जिनमें s करेक्टर ज्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं अपनी साइड। क्या करते हैं जी, अट्रैक्ट करते हैं, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो सबसे ज्यादा sp, उसके बाद में sp2, उसके बाद में sp3 हो जाएगा। आगे बात समझ में। और जब विद्युत ऋणता जिसकी ज्यादा होती है तो अम्लीयता गुण भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। याद रख लेना sp संकरण होगा, यदि मैं बात करूं sp संकरण, ये रख लो, sp संकरण होगा तो अधिक विद्युत ऋणी है, अधिक विद्युत ऋणी है, विद्युत ऋणी है, ठीक है, और अधिक विद्युत ऋणी है तो वो अम्लीय गुण भी क्या शो करेगा, सबसे ज्यादा शो करेगा। किसके साथ में करेगा बताओ, NaNH2 के साथ में रिएक्शन पढ़ लिया आपने, तो इसके साथ में जब रिएक्शन शो करता है तो अम्लीयता को क्या करता है, शो करता है। इसके साथ में जब रिएक्शन करता है ना तो हाइड्रोजन गैस को बाहर कर देता है, हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, बाहर कर देता है। ये बात आई होप आप सभी को क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी। चलो जी, नेक्स्ट रिएक्शन दे रखी है, रिएक्शन को तो अपन को पढ़ना ही है, क्या दे रखी है बताओ भाई। रिएक्शन है यदि एथाइन की रिएक्शन, इसकी एथाइन की रिएक्शन सोडियम से करते हैं तो बताओ क्या बनेगा, हाफ H2 बाहर निकल जाएगा, Na यहाँ जुड़ जाएगा, ये बन गया सोडियम एथेनॉइड। क्या बन गया, सोडियम एथेनॉइड। सोडियम एथेनॉइड की रिएक्शन फिर सोडियम के साथ में कराओगे तो इधर वाला H निकल जाएगा, तो ये हाफ H2 बाहर निकल जाएगा, तो ये बन गया डाइसोडियम एथेनामाइड। क्या बन गया, डाइसोडियम एथेनाइड। इसके बाद में यदि रिएक्शन इसी तरीके से CH3 CH से करा दी, अर्थात ये प्रोपाइन है बच्चों। क्या है बच्चों, प्रोपाइन है। क्या है जी,
ये है प्रोपाइन। प्रोपाइन की रिएक्शन NaNH2 से साथ में करा दी तो क्या बन जाएगा बताओ, सोडियम प्रोपिनाइड और NH3 बाहर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा बताओ, इसका प्लस और इसका माइनस। अब देखो कार्बन नेगेटिव चार्ज रखेगा अपने ऊपर, कार्बन नेगेटिव चार्ज रखेगा और ये रखेगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, इससे मिला दो इसको और इसको मिला दो इससे, तो ये बन गया सोडियम प्रोपेनाइड और ये NH3 बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से किसको शो कर रहा है, ये अम्लीयता को शो कर रहा है। किसको कर रहा है, अम्लीयता को क्या करता है जी, शो करता है। आई होप आप सभी को ये कहानी समझ में आ गई होगी। चलो भाई नेक्स्ट। अब देखो यदि अम्लीयता की गुण की बात करें तो मैं आपको एक बात और बता देता हूं बच्चों कि जैसे जो मिथाइल ग्रुप होता है, क्या होता है जी, मिथाइल ग्रुप होता है। मिथाइल ग्रुप के पास में मिथाइल ग्रुप होता है। जैसे मिथाइल ग्रुप लगाऊं मैं, ये है मिथाइल ग्रुप, ये क्या है जी, मिथाइल ग्रुप। ये प्लस आई शो करता है, क्या करता है, प्लस आई शो। इसे बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। क्या बोलते हैं, प्रेरणिक प्रभाव। क्या करते हैं, प्रेरणिक प्रभाव। क्या शो करता है जी, प्रेरणिक प्रभाव शो करता है। चलो भाई इधर आ जाए थोड़ा, क्या शो करता है जी, प्रेरणिक प्रभाव शो करता है। प्रेरणिक प्रभाव शो करता है तो CH3 क्या है, इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है तो अम्लीयता उनको क्या कर देता है, कम कर देता है। क्या कर देता है जी, कम कर देता है। यदि आपको अम्लीयता का गुण पूछे, आपको ये क्वेश्चन जो दे रखा है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा एक बार पेपर में पूछा गया है, इनमें से कौन सा अम्लीय ज्यादा होगा। तो देखो एथाइन सबसे ज्यादा है, यहाँ एक प्लस आई है, यहाँ क्या है, एक प्लस आई है, तो ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करेगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा है। क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा है, लेकिन नेगेटिव चार्ज को बढ़ाना चाहिए, इसको क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए ये नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा है, ये यहाँ दोनों ही कम कर रहे हैं, ये इधर से दे रहा है, ये इधर से दे रहा है, तो इसकी अम्लीयता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप याद रख लेना, जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज में आप प्लस आई जोड़ोगे तो अम्लीयता कम हो जाती है, और पॉजिटिव चार्ज में प्लस आई जोड़ोगे तो अम्लीयता बढ़ जाती है। यही बात याद रख लेना। सीधा सीधा एक बार सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अम्लीयता का गुण क्या होगा, तो याद रख लेना सबसे ज्यादा कौन है बताओ, एथाइन है, उसके बाद में प्रोपाइन है, ठीक है, उसके बाद में प्रोपाइन है। देखो अभी दोनों, अच्छा इसके बाद में अम्लीयता का गुण पूछे तो सबसे ज्यादा तो ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद में डबल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड, ये तो आपको समझा दिया मैंने। इसके बाद में दूसरा एग्जांपल, यदि आपको एथाइन दे दे, आपको दे दे प्रोपाइन दे दे और आपको दे दे ब्यूटाइन, तो आपको पूछे कौन सबसे ज्यादा अम्लीय होगा, तो याद रखना है जो प्लस आई ग्रुप लगाता है, प्लस आई का इलेक्ट्रॉन देता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करते क्या हो जाएगा बच्चों, सबसे कम अम्लीय हो जाएगा। ये दोनों एग्जाम्पल याद कर जाना और आपको पेपर में पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन की बात कर लें, क्वेश्चन लिखो भैया, निम्न में से कौन सा अम्लीयता का क्रम गलत है या सही है, क्या है, सही है या गलत है। भाई गलत पूछता है आजकल पेपर में, गलत है। आपको मैं ऑर्डर दे रहा हूं, आपको बताना है कौन सा ऑर्डर क्या है, गलत है। चलो ए ऑप्शन दे रहा हूं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके बाद में CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके बाद में मैंने एग्जांपल दे दिया बच्चों इसके बाद दे दिया CH3, ठीक है जी। उसके बाद में बी ऑप्शन दे दिया मैंने, यहां दे दिया मैंने NO2 ग्रुप C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके बाद में मैंने दे दिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके बाद में मैंने एग्जांपल दे दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। इसके बाद में सी ऑप्शन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसके बाद में
CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके बाद में CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये दे दिया। डी ऑप्शन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके बाद में CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके बाद में CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। आपको 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं, चारों एग्जाम्पल डिट्टो पेपर में ये आ सकते हैं। किस तरीके से सॉल्व करना है ये समझ लो भाई, ठीक है। कैसे समझोगे बताओ भाई, समझने का एक ही तरीका है, कैसे समझना है बताओ। आपको एक बात याद रखनी है, एक बात याद रखनी है। वैसे मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि CH3 का अभी के लिए CH3 का प्लस आई लगता है, प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, देता है, ठीक है। और NO2 ग्रुप जो मैंने लगा रखा है ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, इलेक्ट्रॉन खींचता है, खींचता है। तो वैसे तो इसका -R लगता है, लेकिन अपन यहां मान लेंगे -I लग रहा है। क्या लग रहा है जी, -I लग रहा है, -I मान लो, ठीक है जी। अब देखो आपको मैं बात समझा रहा हूं कि नेगेटिव चार्ज को कम करना है और पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाना है। नेगेटिव चार्ज को कम करोगे तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, और पॉजिटिव चार्ज को भी बढ़ाओगे। पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाने का मतलब ये नहीं है पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करते जाओ, पॉजिटिव चार्ज को कम करोगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोगे ना पॉजिटिव चार्ज पे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो वहां क्या बनेगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे मैं बात करता हूं, एक बार याद रखो, ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH यही है, ठीक है। मैंने यहां से H निकाला और मैंने लगा दिया -4, क्योंकि H यहाँ H प्लस के रूप में गया बच्चों। अब बताओ, एक मैं यहाँ CH3 ग्रुप लगा रहा हूँ, एक मैं यहाँ NO2 ग्रुप लगा रहा हूँ, ये इसका -I मान लो या -R मान लो, ठीक है जी। ये -R, इसका लगा लो +I, क्या लगा लो, +I लगता है इसका, क्या लगता है जी, +I का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ये। अब बताओ, यहां से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज को कम करेगा या ज्यादा करेगा। तो आप जानते हो जिसके पास में नेगेटिव चार्ज है ना, और अपन इलेक्ट्रॉन देते जा रहे हैं अर्थात देने वाला है, तो नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, मैग्नीट्यूड और बढ़ जाएगा। तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी लेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, ठीक है। अब मैंने लगा दिया NO2 ग्रुप। दूसरा मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं कि सर यही कंपाउंड मैंने ले लिया, ये नेगेटिव चार्ज है। अब मैं यहाँ NO2 का अटैक करवा रहा हूँ, क्या किसका अटैक करवा रहा हूँ, NO2 का अटैक करवा रहा हूँ। अब NO2 देखो इसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएगा या कम करेगा, तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन खींचने वाला इसके नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, और नेगेटिव चार्ज को जितना ज्यादा खींचेगा ना, अर्थात नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा, और नेगेटिव चार्ज को यदि कम कर देगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा, बढ़ाएगा, ठीक है। अब आपने ये अज्यूम किया है, अब मैं दूसरा अज्यूम करता हूं। दूसरा अज्यूम करने के साथ में देखो बच्चों, मैंने अज्यूम कर लिया कि सर CH होता नहीं है वैसे ये, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां कैसे भी करके पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया जी, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो बताओ, यहां जैसे अज्यूम कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं। कोई ये नहीं कहेगा कि ये सर कैसे आ सकता है। मैंने कहा कैसे भी करके मैं ले आया यहां, मैं कैसे भी करके यहां पॉजिटिव चार्ज क्या कर दिया, ले आया। कैसे लेके आया वो मेरे को लेना देना नहीं है, लेकिन लेकर के मैं आ गया। अब मैंने सर यहां लगा दिया CH3 और यहां लगा दिया NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप का जानते हो -R लगता है, CH3 का +I लगता है। अब बताओ, मैंने +I वाला दिया है, इसको +I दिया है, +I इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा या बढ़ाएगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा या बढ़ाएगा, बताओ भाई। तो बताओ, ये प्लस इलेक्ट्रॉन दे रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो प्लस इलेक्ट्रॉन को, इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इसको कम कर देगा या बढ़ाएगा, बताओ, बोलो भाई। खींच रहा है या दे रहा है, दे रहा है, तो प्लस चार्ज को कम करेगा, इसको प्लस चार्ज बढ़ाएगा थोड़ी, प्लस चार्ज क्या करेगा, कम करेगा। तो कम करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है जी। अब देखो दूसरा मैंने लगाया NO2 ग्रुप। क्या लगाया, NO2 ग्रुप। अब मैंने क्या किया सर, मैंने लगा दिया NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप जा रहा है, NO2 ग्रुप इसके पास में पहले ही कमी है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन की पहले ही कमी है, और NO2 ग्रुप फिर मैंने फिर लगा दिया। NO2 ग्रुप खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है NO2 ग्रुप, तो क्या प्लस चार्ज को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, तो इसके प्लस चार्ज को और बढ़ा रहा है, अर्थात जो गरीब है ना उसको और गरीब कर देगा, तो स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। बोलो, NO2 ग्रुप लगते ही स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यही बातें याद रखनी है,
कि नेगेटिव चार्ज में जब माइनस आई, माइनस आर, माइनस एच वाला कोई भी ग्रुप लगाते हैं तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन यदि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर आप लगा रहे हो माइनस आर ग्रुप, माइनस एच, माइनस आई, अर्थात जो गरीब है उसको और गरीब कर रहे हो, तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। इसका अपोजिट सोच लो, यदि किसी के पास में नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज को यदि प्लस आई, प्लस आर, प्लस एच वाले ग्रुप दोगे तो उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। जबकि यदि आप किसी पॉजिटिव चार्ज वाले को प्लस आई, प्लस आर, प्लस एच वाला कोई ग्रुप दोगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। यही फंडा समझेंगे अपन इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस के अंदर। यही कॉन्सेप्ट होता है जो अपने को पेपर में देखना होता है कि जब आप तोड़ रहे हो, तोड़ने के बाद में यदि प्लस बन रहा है या माइनस बन रहा है, माइनस बन रहा है तो नेगेटिव अर्थात खींचने वाला उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देगा, जबकि देने वाला उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा। लेकिन यदि पॉजिटिव चार्ज बन रहा है तो वहां देने वाला स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, जबकि खींचने वाला स्टेबिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। यही दो बातें एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, लेकिन एक को समझ जाओ, दूसरे को आप अपने आप समझ जाओगे। आगे बात समझ में, बोलो भाई बोलो। इस तरीके से आपको क्या करना है जी, इसको देखना है। अब क्वेश्चन को कर दो। क्वेश्चन को कैसे करोगे बताओ भाई। आप देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ये एथाइन दे रखा है सर, ये एथीन दे रखा है, ये एल्केन दे रखा है। बताओ सबसे ज्यादा परसेंट एस करेक्टर कहां है? यहाँ है सर 50%, यहाँ है 33% और यहाँ है 25%। कोई बच्चा बोलेगा 33.33 है तो वो लिख ले भाई, कोई परेशानी नहीं है। तो बताओ ये ऑर्डर तो करेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है जी। परसेंट एस करेक्टर इंक्रीज होता है तो अम्लता का गुण भी बढ़ जाता है। और क्या पूछा है, गलत पूछा है आपसे, क्या पूछा है, गलत। दूसरा, आपने NO2 ग्रुप लगा रखा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसको खींचने वाला है तो नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को कम कर रहा है तो ये स्टेबिलिटी सही है इसकी। इसके बाद में एथीन दे रखा है, एथाइन, और इसके बाद में ये प्लस आई इलेक्ट्रॉन दे रहा है, नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अर्थात जिसके पास में पैसा भरा पड़ा है ना उसको और पैसा भर रहे हो आप, तो स्टेबिलिटी को कम करेगा या बढ़ाएगा, कम करेगा। तो ये भी ऑर्डर क्या है सर, ये भी ऑर्डर करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, आप देखो यहां दो प्लस आई दे रहे हैं, यहां दो प्लस आई दे रहे हैं, ठीक है। यहां देखो एक प्लस आई दे रहा है, यहां एक भी नहीं है। लेकिन ऑर्डर देखो भाई, ऑर्डर ये बढ़ा हुआ दिखा रहा है, ये कम दिखा रहा है, ये कम दिखा रहा है। तो जो बात अपने को पूछिए ना कि ये करेक्ट है क्या, तो ये करेक्ट नहीं है। और ठीक है, इसके बाद में थर्ड को देख लो, ये सही है, एथाइन है, ये प्लस आई वाला दे रखा है एक, ये इसकी तुलना में कम स्टेबल है। इसके बाद में ये दो दे रखे हैं, दो दे रखे हैं, तो ये इससे भी कम है, अर्थात ये ऑर्डर भी करेक्ट है। आपको क्या पूछा था, कौन सा गलत है, क्या पूछा था जी, कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। जो गलत पूछा है वही अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बोलो भाई बोलो। इस तरीके से आई होप आप सभी को ये ऑर्डर समझ में आ गया होगा। बोलो भाई बोलो। ठीक है जी, नेक्स्ट अपन बात करते हैं। अब ये आ गया ऑर्डर समझ में, चलो जी। ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में नेक्स्ट देखो, आपने क्या किया है, नेक्स्ट देखिएगा, योगज अभिक्रिया, किसकी बात करेंगे, योगज अभिक्रिया की बात करने वाले हैं। देखो योगज अभिक्रिया क्या होती है, एल्काइनों में त्रियाबंध होता है, अतः ये डाई हेलोजन हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में अभिक्रिया करके योगज उत्पाद डबल बॉन्ड वाला बना लेते हैं। देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, क्या है जी, ट्रिपल बॉन्ड है। यहाँ एच जेड दे रखा है तो यहाँ एच प्लस और जेड माइनस आएगा, तो पहले एच का एडिशन हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में जेड माइनस अटैक कर लेगा तो ये बन जाएगा। अर्थात ये सारा आपको किस तरीके से दिखेगा, आपने मार्कोनी को पढ़ रखा है ना, तो मार्कोनी को रूल ही काम करेगा इधर, लेकिन अपन बोल नहीं सकते क्योंकि वो असमत एल्किन पर काम करता है, लेकिन काम उसी तरीके से होगा। आप जब प्लस माइनस में तोड़ोगे ना तो प्लस पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, इसके बाद में माइनस पर जेड माइनस। अर्थात जैसे मैंने बात की सर, मैंने ले लिया HCl, क्या ले लिया, HCl ले लिया,
अब HCl ले लिया, अब आपको इस पर एडिशन करवाना है। किस पर एडिशन करवाना है? इस पर। तो आप जानते हो जब ट्रिपल बॉन्ड की बात करोगे तो आपको एडिशन करवाना है। ये CH है, ये भी CH है, और मैंने यहां सर ले लिया HCl, ये डेल्टा माइनस, ये डेल्टा पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आपको एक साइड तो भेजना ही पड़ेगा, या तो आप इधर भेज दो या इधर भेज दो, कोई परेशानी नहीं है, दोनों सिमेट्रिकल है, ठीक है। इसलिए अब मैंने कहा सर यहां आ गया नेगेटिव और यहां आ गया पॉजिटिव। अब देखो इसका पॉजिटिव कहां जाएगा? इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के पास में, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ में चला जाएगा। बोलो इसी तरीके से क्या बन जाएगा? कंपाउंड बन जाएगा। इसके बाद में आपने सारी रिएक्शंस पढ़ रखी हैं, क्योंकि जो एल्केन है ना, एल्कीन है और एल्काइन है, अर्थात जो एल्कीन की रिएक्शन है ना उनको अपन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा देंगे तो अल्काइन की रिएक्शंस हो जाएंगी। तो देखो इसके बाद में देखो एथाइन की रिएक्शन जब H2 के साथ में कराते हैं, PTPDNI, ये असंतता का टेस्ट था, ठीक है। तो आपको बनेगा CH2 एथीन, एथीन के साथ में फिर आप हाइड्रोजनेशन करा दोगे तो आपको क्या बन जाएगा? इथेन बन जाएगा। उत्प्रेरक क्या है? PT ले लिया, PD ले लिया और निकल ले लिया, ठीक है जी। इसके बाद में आपने दूसरा एग्जांपल लिया है प्रोपाइन का। प्रोपाइन पर यही कराओगे तो आपको पहले प्रोपिन बनेगा, फिर प्रोपिन बन जाएगा। इसी तरीके से याद रखना है कैटेलिस्ट, ठीक है। हेलोजन को संयोजन करवा दोगे, हेलोजन को संयोजन करवाओगे तो आपको दोनों Br है तो एक Br यहां लग जाएगा, क्योंकि जब ब्रोमीन की समान विद्युत होती है ना, दोनों एटम सेम है, लेकिन अपन अज्यूम कर लेते हैं एक ब्रोमीनियम आयन बन रहा है और एक ब्रोमीन एनायन बन रहा है, तो दोनों आयन पर एक में प्लस है एक में माइनस है। इस तरीके से तोड़ोगे ना तो यहां देखो एक बार यहां Br लग जाएगा, एक बार यहां Br लग जाएगा। इसके बाद में क्या है, फिर आपने Br का एडिशन करा दिया तो फिर बॉन्ड टूट जाएगा ये, फिर यहाँ Br लग जाएगा, एक Br यहाँ लग जाएगा। तो बस यही तो याद करना है आपको। रिएक्शंस इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आप पढ़ते नहीं हो उनको। क्या नहीं करते जी? पढ़ते नहीं हो, इसलिए आपको कॉम्प्लिकेटेड ये लगती हैं, ठीक है। अब देखो यही है, इसके बाद में Br की रिएक्शन करवा दी तो ये बन गया 1,2 डाई ब्रोमोप्रोपिन, इसके बाद में कराई तो 1,1,2,2 डाई प्रोपिन। इस तरीके से सारे एडिशन हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे जी जो अम्लीयता अगर करेक्टर का जो गुण आता है ना, वो मैंने आपको समझा दिया, वो आपको याद रखना है, क्योंकि वही पेपर से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अब देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट दे रखा है हाइड्रोजन हैलाइडों का संयोजन। देखो एल्काइनो में हाइड्रोजन हैलाइड HCl HBr HI के दो अणु का संकलन जैम डाइहैलाइड जिनमें एक ही कार्बन पर दो परमाणु उपस्थित जुड़े हों। तो देखो एक ही कार्बन पर जुड़े होते हैं ना, उन्हें जैम डाइहैलाइड कहते हैं। देखो जैसे आपको CH और ये Br और ये Br लगा दिया, इन्हें बोलते हैं जैम डाइहैलाइड। और यदि अलग अलग पर होंगे ना, जैसे CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ Br और यहाँ Br, इसे बोलते हैं बेसिनल। क्या बोलते हैं? बेसिनल। आगे बात समझ में। और जैम का मतलब एक ही कार्बन पर होने चाहिए दोनों, ठीक है जी। यहाँ एथाइन ने रिएक्शन की HBr के साथ में तो ये बन गया CH2 CHBr, फिर HBr की रिएक्शन की तो CHBr2 अर्थात 1,1 डाई ब्रोमो इथेन बन जाएगा। इस तरीके से यदि आप प्रोपाइन पर करवाओगे तो प्रोपाइन पर आपको 2 ब्रोमो प्रोपिन बन जाएगा। इसके बाद में फिर करवाओगे 2,2 डाई ब्रोमो प्रोपिन बन जाएगा। ये भी क्या है? जैम डाई हैलाइड है। क्या है जी? जैम डाई। जैम डाई का मतलब एक ही कार्बन पर यदि दो हेलोजन परमाणु जुड़े हों तो उसे जैम बोलते हैं, अलग अलग पर जुड़े हों तो उसे बेसिनल कहा जाता है। चलो जी नेक्स्ट बात करेंगे जल का संयोजन, वाटर एडिशन कैसे होता है। क्या हो गया? देखो वाटर का एडिशन कैसे होता है ये पढ़ने वाले हैं। वाटर का एडिशन आपको याद रखना है बच्चों। वाटर का एडिशन याद रखोगे Hg+2H+ के रूप में, Hg2+H+ के रूप में। यदि एथीन पर करवा रहे हो, एथाइन पर करवा रहे हो तो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा एसिटल्डिहाइड। क्या बनेगा? एसिटल्डिहाइड। लेकिन एनसीईआरटी में गलत दे रखा है। एनसीईआरटी में क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। इसे इथेनॉल लिख रखा है। क्या लिख रखा है? इथेनॉल लिख रहा है। इसका नाम होता है एसिटल्डिहाइड। क्या होता है? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में करेक्ट कर लेना आप इसको। यदि आपने प्रोपाइन ले रखा है तो यहाँ कीटोन बनेगा। और ये 2 बार एनसीईआरटी, ठीक है, जो क्वेश्चन है ना आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा गया है। यदि आप प्रोपाइन ले रहे हो तो प्रोडक्ट कीटोन बनेगा, और यदि एथाइन ले रहे हो तो प्रोडक्ट बनेगा एसिटल्डिहाइड। यही याद रख लेना। और आपको रिएजेंट कौन सा यूज करना है? Hg+2 और एसिडिक मीडियम, ठीक है जी। मरकरी +2 के रूप में मिलता है यहाँ।
आगे बात समझ में, यही बात आपको क्या करनी है जी, याद कर लेनी है, क्योंकि आपको सीधे सीधे इनके प्रोडक्ट याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रैखिक बहुलकीकरण। रैखिक बहुलकीकरण क्या होता है? अनुकूल परिस्थितियों में एथाइन का रैखिक बहुलकीकरण से पॉलीएसिटिलीन बनता है, पॉलीइथाइन बनता है। उच्चतर अनुभार वाले पॉलीइथाइन CH डबल बॉन्ड CH अर्थात 1 2 3 4 है। तो ये देखो, ये हो गया ब्यूट 1,3 डाइईन अर्थात ब्यूट 1,3 डाइईन, इसका नाम हो जाएगा। इसके बाद में इसका अगर आप बनाओगे तो इससे बन जाएगा पॉलीब्यूटीन अर्थात पॉलीब्यूटीन, ये बन जाएगा। विशिष्ट परिस्थितियों में बहुलक विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके यदि विद्युत बहुलक की बात करें तो विद्युत के सुचालक होते हैं पॉलीएसिटिलीन। इस फिल्म का उपयोग बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में करते हैं। आपको याद रखना है पॉलीएसिटिलीन का उपयोग कहां करते हैं, तो इलेक्ट्रोड के रूप में बैटरियों में किया जाता है। धातु चालकों की अपेक्षा यह फिल्म हल्की, सस्ती और सुचालक होती है। ठीक है जी। इसके बाद आपको मेन रिएक्शन याद रखनी है, सेकंड ग्रेड में इस बार भी पूछी गई है, चक्रीय बहुलकीकरण। जब आप क्या करोगे जी, जब आप एथाइन के 3 मोल ले लोगे, एथाइन के 3 मोल ले लोगे तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर ये हो जाएगा। और लाल तप्त रेड ट्यूब अर्थात 873 केल्विन ले लोगे, रेड हॉट ट्यूब लोगे तो उसमें रिएक्शन होगी, तो यहां बन जाएगी बेंजीन। क्या बन जाएगी जी, बेंजीन बन जाएगी। ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया, चक्रीय बहुलकीकरण का एग्जांपल है। ये किसका एग्जांपल है? चक्रीय बहुलकीकरण का। आरपीएससी सेकंड ग्रेड का, जिसको थोड़ा टेंशन है ना, वो पेपर उठा के देख लेना, आपको मिल जाएगा। मिलाने वाले क्वेश्चन आए थे 4, मिलाने वाले में यह क्वेश्चन भी दे रखा था चक्रीय बहुलकीकरण का। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एथेनोइक अम्ल दे रखा है। आपको क्या दे रखा है? एथेनोइक अम्ल दे रखा है और आपको कह रहा है बेंजीन बनाओ भैया, इससे क्या बनाओ? बेंजीन बनाओ। तो देखो, सबसे पहले एथेनोइक अम्ल का रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ में, तो यहाँ बन जाता है CH3COONA। इसके बाद में सोडा लाइम के साथ में इसको हीट कर देते हैं, तो वहां मिल जाती है आपको CH4 मीथेन गैस। मीथेन गैस का आप Cl2HNO की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हो तो वहां बन जाता है CH3Cl। CH3Cl में आप वोल्टेज रिएक्शन करा दो, क्या करा दो? वोल्टेज रिएक्शन करा दो, तो आपको मिल जाएगा वहां इथेन। क्या मिल जाएगा? इथेन मिल जाएगा। बोलो भाई, इथेन मिल गया। इथेन मिलने के बाद में Cl2 के साथ में फिर रिएक्शन करा दो, तो C2H5HCl बन जाएगा। इसके बाद में एल्कोहलिक KOH के साथ में रिएक्शन कराओगे तो एथीन बन जाएगा। एथीन की रिएक्शन Br2 के साथ में कराओगे हीट के साथ में, तो आपको बन जाएगा 1,2 डाई ब्रोमो इथेन बन जाएगा। इसकी रिएक्शन फिर करा दो एल्कोहलिक KOH से, तो यहां से H निकल जाएगा और यहां से Br निकल जाएगा, तो 1 ब्रोमो एथीन बन जाएगा। क्या है? 1 ब्रोमो एथीन। और 1 ब्रोमो एथीन को आप NaNH2 के साथ में रिएक्शन कराओगे तो यहां से Br बाहर निकल जाएगा और यहां बन जाएगा एथाइन। क्या बन जाएगा? एथाइन बन जाएगा। और एथाइन को आप क्या कर दो, लाल रक्त तत्व में 3 मोल ले लो और 3 मोल लग गया, बन जाएगी बेंजीन। क्या समझे आप? क्या समझे बच्चों? ये क्वेश्चन आपको आ सकता है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये आपको नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। किसमें पूछा गया है? नीट में, क्योंकि नीट में स्टेप पूछता है वो कौन कौन से स्टेप में क्या क्या बनने वाला है। कोई भी 3 स्टेप उठा लेगा और आपको पूछ लेगा। सबसे पहले आपको बोल रहा है एथेनोइक अम्ल का बेंजीन में कैसे परिवर्तन करोगे, तो CH3COOH एथेनोइक एसिड लिया आपने, उसको NaOH के साथ में हीट कर दिया तो CH3COONA बन जाएगा। फिर सोडा लाइम के साथ में रिएक्शन करके वो बना लेगा CH4 मीथेन। मीथेन की रिएक्शन आप Cl2 के साथ में करा दो HNO प्रकाश की उपस्थिति में, और जब प्रकाश की उपस्थिति में रिएक्शन होगी तो बताओ क्या बन जाएगा? CH3Cl। CH3Cl की रिएक्शन आप वोल्टेज रिएक्शन करवा दो तो आपको इथेन बन जाएगा। इथेन की रिएक्शन आप करा दो फिर Cl2 के साथ में, और प्रकाश की उपस्थिति में होगी, फिर प्रकाश की उपस्थिति में कराओगे तो क्लोरोइथेन बन जाएगा। क्लोरोइथेन को एल्कोहलिक KOH डाल दो तो क्या बन जाएगा बताओ? एथीन बन जाएगा। एथीन की रिएक्शन आपको फिर Br2 के साथ में करवानी है हीट देकर के। Br2 के साथ में करवाओगे तो 1,2 डाई ब्रोमो इथेन बन जाएगा, और 1,2 डाई इथेन में एल्कोहलिक KOH फिर डाल दो आप, तो आपको बन जाएगा 1 ब्रोमो इथीन बन जाएगा। इसके बाद में इसकी रिएक्शन आप करा दो NaNH2 के साथ में। NaNH2 के साथ में कराओगे तो आपको बाहर NaBr निकल जाएगा और यहाँ एसिटिलीन बन जाएगा, और एसिटिलीन के 3 मोल लेकर के रेड हॉट ट्यूब में डाल दो, 873 केल्विन तापमान ले लेना और आपको प्रोडक्ट में क्या बन जाएगी? बेंजीन। याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार किसी ना किसी बार में आपके हत्ते चढ़ सकता है, या आप इसके हत्ते चढ़ सकते हो।
ऐसे करके आपका एल्काइल चैप्टर क्या हो जाता है बच्चों, खत्म हो जाता है। बोलो भाई। अब अपन बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। किसकी बात करेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है एरोमा शब्द से लिया गया है, विशिष्ट गंध मिलती है, इसलिए इनका नाम पड़ गया एरोमेटिक रिंग। जलाने पर काली धुआं के साथ जलते हैं, बेंजीन रिंग पाई जाती है, हकल नियम का पालन करती है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। इस तरीके से ये जनरल बातें जो आपको याद रखनी है। यदि बॉन्ड लेंथ की बात करें तो 1.39 एंगस्ट्रॉन मिलती है। कार्बन डबल सिंगल का एक ये रूप मिलता है जिसमें डबल बॉन्ड करेक्टर भी होते हैं, सिंगल बॉन्ड करेक्टर होते हैं। डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड करेक्टर होता है, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, इसलिए इसमें रेजोनेंस पाया जाता है। ये बात आपको समझ लेनी है। चलो जी, आपको याद क्या रखना है, एरोमेटिक यौगिकों के कई उदाहरण हैं, जैसे जिनमें बेंजीन वलय मिलती है उन्हें बेंजीनोल बोलते हैं, जिनमें बेंजीन वलय नहीं मिलती है उन्हें नॉन बेंजीनोल बोलते हैं। आगे बात समझ में, अर्थात बेंजीन रिंग मिल रही है तो बेंजीनोल बुलाते हैं, और जिनमें बेंजीन रिंग नहीं मिल रही और एरोमेटिक है उन्हें बोलते हैं नॉन बेंजीनोल। मैंने कल एग्जाम्पल आपको बता दिया, थायोपीन, पायरोल, पायराडीन, ये सारे क्या हैं, नॉन बेंजीनोल हैं लेकिन एरोमेटिक हैं। इसके बाद में जो आपको अभी पढ़ने वो आपको पढ़ना है साहब, सबसे पहले बेंजीन। ये क्या है, बेंजीन है, ये टोलुइन है, ये नेफ्थलीन है, ये बाइफेनल है, ये सारे एरोमेटिक कंपाउंड हैं। पेपर में पहले तो यही पूछ लेगा निम्न में से कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। नहीं है, ये चारों हैं, इनके अलावा भी हैं लेकिन एनसीईआरटी में ये दे रखे, इतने तो याद होने चाहिए। इसके अलावा याद करते हो तो अच्छी बात है क्योंकि मैं पढ़ाने वाला हूं आपको अगली क्लास में। चलो जी, नाम पद्धति की बात करेंगे। आप नाम पद्धति में एक बात याद रख लेना, नाम पद्धति में एक बात याद कर लेना। देखो भैया, चलो जी मैं बना देता हूं। नाम पद्धति में एक बात क्या याद करोगे, देखो ये या मैं बनाऊं ये और इन सभी का संकर बनता है ये, ठीक है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन सभी घूम रहे हैं। ठीक है जी। अब देखो, यदि यहाँ कोई जी ग्रुप लगा दिया, मैंने क्या लगा दिया, कोई जी ग्रुप लगा दिया, ठीक है, यहाँ भी कोई मैंने जी ग्रुप लगा दिया। जी ग्रुप कोई भी हो सकता है बच्चों। अब देखो जी ग्रुप में मैं बात करूं नंबरिंग की, तो नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग यहीं से 1 2 3 4 5 6, कैसे भी कर लो भाई, 1 2 3 4 5 6 यही होगी। चाहे नंबरिंग उल्टी करोगे, ठीक है, नंबरिंग उल्टी करोगे तो देखो, क्योंकि ग्रुप को तो 1 देना पड़ेगा भाई, ठीक है जी। इसको 1 2 3 4 5 6 4। अब याद रख लेना एक बात, यदि आपको कोई भी, यदि आपको 1 2 दिख जाए या 1 6 दिख जाए, कहीं भी 1 2 दिख जाए 1 6 दिख जाए, इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं, ऑर्थो। यदि आपको पोजीशन मिल जाए 1 3 या 1 5, इस पोजीशन को बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं, मेटा, ठीक है, मेटल नहीं मेटा, ठीक है। यदि आपको पोजीशन मिल जाए 1 4, क्योंकि 1 4 तो एक ही मिलेगी, इसे बोलते हैं पैरा। क्या बोलते हैं, पैरा। ज्यादातर केसेज में पैरा प्रोडक्ट आपको बनेगा मेजर। क्या बनेगा, मेजर। ये पोजीशन के नाम होते हैं भैया, ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो, ये मेटा है, ये मेटा है, ये पैरा है, ठीक है, ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये मेटा, ये पैरा, ये ऑर्थो, ये ऑर्थो, ये मेटा, ये मेटा, ये पैरा। यदि आपको कोई भी ग्रुप दिखे इन पोजीशन पे दिखेगा, इसके अलावा उन सभी पोजीशन के नाम मैंने आपको बता दिए। इनको ऑर्थो बोलते हैं, मेटा बोलते हैं, पैरा बोलते हैं। 1 2 को ऑर्थो, 1 5 को ऑर्थो, 1 6 को ऑर्थो, 1 5 को मेटा, 1 3 को मेटा, 1 4 को पैरा बोला जाता है। जो पैरा में पड़ा उसको पैरा, जो सर के कानों के पास में, जैसे यहाँ मेरा कोई है और कानों पे लगा हुआ है, उसको ऑर्थो बोल दो। जो मेरे हाथों पे लगा हुआ है उसको क्या बोल दोगे आप, बोलो भाई, मेटा बोल दोगे। ठीक है भाई। अब मैं फटाफट चलने वाला हूं अपने काम की बातों पर। ये मैंने आपको लिखा दी है, 1 5 मेटा ये हो गए, ठीक है जी। चलो जी, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं इसने, आपको नाम के लिए पूछ रहा है। चलो भाई देखो, पहला नाम इसको टोलिन बोलते हैं या मैथिल बेंजीन कहते हो इसको। क्या बोलते हो, मैथिल बेंजीन। इसको देखो 1 2 पोजीशन पे ना, 1 और 2, तो इसका नाम हो गया 2 मिथाइल या 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन या ओजाइलिन, ऑर्थोजाइलिन। इसका नाम होता है ऑर्थोजाइलिन, ये नाम है। या और क्या कह सकते हैं इसको, 2 मिथाइल टोलुइन। क्या बोल सकते हैं, 2 मिथाइल टोलुइन, ठीक है जी।
1,3 पोजीशन पे होता है तो मेटाजाइलिन बोलते हैं, और 1,4 पे होता है तो पैराजाइलिन बोलते हैं। लेकिन यदि ऐसा नहीं दे रखा है तो 3 मिथाइल टोलुइन बोल दो, 4 मिथाइल टोलुइन बोल दो, या 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन बोल दो, या 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन बोल दो। ठीक है, मैंने नाम आपको सारे बता दिए हैं, इसलिए आपको समझ में आ गए होंगे। बेंजीन की संरचना में मैंने आपको सारी बातें वैसे क्लियर कर दी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे याद रख लो, सिंगल डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, इस तरीके से इसको बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आपको मैंने कैलकुले की संरचना बता दी है। कैलकुले ने क्या किया, रात को सो रहा था और सोते सोते सपने आ गए। सपने में इसने देखा कि एक सांप है, सांप ने क्या किया, अपने मुंह में पूंछ को दबा लिया है। इसी से इसके दिमाग में बात आई कि पहला कार्बन लास्ट कार्बन से जुड़ रहा है, इसी कारण साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ। इसी से आपको एरोमेटिक रिंग बन गई। एरोमेटिक रिंग में इलेक्ट्रॉनों का विस्तानीकरण होता है। कौन से इलेक्ट्रॉनों का, पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्तानीकरण होता है। इसलिए इसकी 3 संरचनाएं मिलती हैं। एक से ज्यादा जो संरचनाएं पाई जाती है उन्हें बोलते हैं एक से ज्यादा संरचना पाई जाती है उन्हें बोलते हैं हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब संकर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, और संकरित संरचनाएं, और एक बनता है हाइब्रिड संकर, और इससे बन जाती है एक स्टेबल संरचना। ठीक है जी, इतना याद रखना है, ज्यादा दिमाग दौड़ाना नहीं है। काम की बातें वो मैं आपको बता दूंगा, कहीं से भी छोड़ूंगा नहीं। नाम देख लो, 1,2 डाई ब्रोमोबेंजीन, 1,2 डाई ब्रोमोबेंजीन, या बोल दो 2 ब्रोमोबेंजीन। ये इस तरीके से आप देख सकते हो। ब्रोमो यहाँ लगा दो। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर समान होती हैं, दोनों की स्टेबिलिटी समान होती है, बस बॉन्डों का एरफेर है इसमें। ठीक है जी, इसके बाद में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रखी है, इन दोनों का हाइब्रिड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हाइब्रिड। इस तरीके से शो कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसका नाम बता दो। इसको सबसे पहले रॉबिन्सन ने बताया था। किसने बताया था, रॉबिन्सन। इसलिए इसका नाम पड़ता है रॉबिन्सन सर्किल। क्या बोलते हैं, रॉबिन्सन सर्किल बोलते हैं। 6 कार्बन पाए जाते हैं, sp2 संकरण होता है, 1.39 एंगस्ट्रॉन कार्बन कार्बन के मध्य की क्या होती है, दूरी होती है। ये सारी बातें वैसे मैं बता चुका हूं आपको, और ज्यादा आपको टेंशन लेनी नहीं है। बेंजीन की संरचना में sp2 संकरण है तो एक कक्षक क्या मिलता है जी, असंकृत मिलता है। असंकृत मिलता है तो परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर होता है तो ये इसके साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में, इसके साथ में और इसके साथ में ये बॉन्ड बना लिया। नीचे वाले के साथ में भाई, बोलो भाई, इस तरीके से बॉन्ड बना लेता है तो ये संरचना इसकी बन जाती है। इस तरीके से आपको ये बना रखी है, ये संरचना आपको याद रखनी है। ठीक है, एरोमेटिक क्यों शो करता है, ये एरोमेटिक के लिए हकल रूल को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, हकल रूल को फॉलो करता है। ठीक है, भले के कारण। जैसे याद रखना है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 4 × n, n का मतलब रिंग का नंबर, +2 और पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन की बात करता है ये। 4 कितना है, 4, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं क्या, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। देख लो भाई, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक के लिए हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। sp2 संकरण है, sp2 संकरण होता है तो समतली संरचना होती है, समतलीय होना चाहिए, और कॉन्जुगेशन में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये बात आपको याद रखनी है। बाकी मैं और बातें आपको और डिटेल में बता दूंगा बाकी। ठीक है, एरोमेटिक ये हो गया। नेक्स्ट चलो जी, ये रूल दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, सबसे पहले समझ जाओ भाई, क्या होना चाहिए, समतलीय होना चाहिए। बातें मैंने बता दी, समतलीय होना चाहिए, बाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन करना चाहिए, हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। ये बेंजीन है, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल है। क्योंकि देखो, अगर आप सोच रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज को अपन काउंट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को कभी भी काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, ये बेंजीन साइक्लोपेंटाडाइनाइल, साइक्लोहेप्टाडाइनाइल ट्राइएनाइल कैटायन, ये सारे एरोमेटिक हैं। क्या है, एरोमेटिक हैं। नेपथलीन एरोमेटिक है, एंथ्रासीन एरोमेटिक है, और फिनोप्थलीन भी क्या है जी बताओ, एरोमेटिक है। ये सारे एग्जाम्पल याद कर लेना, सीधे सीधे पेपर में पूछे जाते हैं। कभी भी याद रख लेना, sp2 संकरणी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, sp2 संकरणी होगा तभी समतली संरचना होगी। sp3 आ जाएगा तो समतली संरचना नहीं होगी। एक बात और याद रखनी है, पॉजिटिव चार्ज को कभी भी काउंट नहीं करते, लेकिन नेगेटिव चार्ज को अपन 2 इलेक्ट्रॉन मान करके काउंट कर लेते हैं। आगे बात समझ में, कुछ एग्जाम्पल मैं और करवाने वाला हूं, तो आप कोई भी टेंशन ना लें, क्योंकि जितने ये दे रखे हैं ना, इनको तो याद ही कर लें। बेंजीन को बनाने की विधियां, बेंजीन को बनाने की विधियां सबसे पहले तो आपने अभी पढ़ रखी है, एथाइन से बनाई थी रेड ट्यूब में। 784 केल्विन टेम्परेचर था या 876 था, 876 केल्विन टेम्परेचर था। उसके साथ में जब रिएक्शन करता है तो 3 मोल काम करते हैं, 3 मोल से क्या बन जाती है बताओ भाई, बेंजीन बन जाती है। नेक्स्ट, एरोमेटिक अम्लों का बीकारोशीकरण करा दो। बेंजोइक अम्ल का सोडियम, देखो बेंजोइक अम्ल ले लो, क्या ले लो जी, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल क्या होता है बताओ भाई, बेंजोइक अम्ल का सॉल्ट, सोडियम बेंजोएट है ये, तो NaOH के साथ में कराओगे कैल्शियम बीकारोशीकरण,
तो आप जानते हैं तो क्या बन जाएगी इससे, एक तो Na2CO3 बाहर तो निकल जाएगी और बेंजीन बन जाएगी। ठीक है, इसके बाद में यदि फिनोल की रिएक्शन आप Zn के साथ में करा दे तो ये बन जाता है फिनोल और ZNO। अब देखो ये सारी रिएक्शंस है ना फिनोल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन में काम आने वाली हैं। ठीक है, यहाँ पढ़ लोगे ना, तो फिनोल से जब Zn की रिएक्शन कराते हैं और हीट कर देते हैं तो बेंजीन बनता है। सोडियम बेंजोएट की रिएक्शन NaOH और COO के साथ में कराते हो तो बेंजीन बन जाता है, ये याद रख लोगे। इसके बाद में एथाइन का यदि साइक्लाइजेशन कराते हो चक्रीयकरण करा दोगे तो भी क्या बन जाएगी, बेंजीन बन जाती है। भौतिक गुणधर्म आपको पता ही है, भौतिक गुणधर्म क्या है बताओ भाई, नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में घुलेगी क्या, पानी में तो घुल नहीं सकती है, सूटी फ्लेम के साथ में जलती है, काली धुआं के साथ में जलती है, ये इसका काम है। एरोमा, जितने भी आपके सुगंधित पदार्थ है, नेल पॉलिश लगा लो, एल्कोहल लगा लो, सारे लगाओगे ना, फिनोल विनोल, ये सारे क्या होते हैं भैया, एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, इसलिए इन सभी में क्या मिलती है, सुगंध मिलती है। ठीक है जी। इसके बाद में सबसे ज्यादा जो रिएक्शन देती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन की सबसे अच्छी रिएक्शन है, याद रख लेना। इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR। क्या बोलते हैं, बेंजीन की सबसे बेस्ट रिएक्शन होती है ESR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है जी। अब देखो साधारणतः एरिन में नाइट्रीकरण, हेलोजन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्किलेशन, एसिटिलेशन, इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रागी एक आक्रमणकारी E+ से रिएक्शन करता है। जैसे आपको पूछे नाइट्रीकरण क्या होता है, तो नाइट्रीकरण यदि आप कंसंट्रेट नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल को आप जब ऐड करते हो तो इससे बनता है नाइट्रोकरण मिश्रण। ठीक है, तो बेंजीन वलय का नाइट्रो समूह में प्रविष्ट हो जाता है। कैसे समझाऊं आपको, क्वेश्चन पूछेगा, आपको दे रखा है HNO3, क्या दे रखा है HNO3 और H2SO4। तो देखो H2SO4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला कौन होता है बताओ, बोलो भाई, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन करेगा तो देखो ये तो काम करता है बेस का और ये काम करता है एसिड का, यही याद रख लेना आपको। ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा और यहां से बना लेगा NO2+, क्या बना लेगा NO2+, इसने डोनेट कर दिया है। ठीक है, क्यों ऐसा काम क्यों होता है, क्योंकि जब कोई आपको सामने, जैसे आप कभी देखते हो ना, आप गाड़ी चलाना जानते हो और आपका फादर गाड़ी चलाना जानते हैं, अर्थात आप भी गाड़ी चलाना जानते हो, पिताजी भी गाड़ी चलाना जानते हो, तो जब पिताजी होते हैं तो गाड़ी वही चलाते हैं, चाहे आप कितने ही बड़े धुरंधर हो गाड़ी चलाने के। आगे बात समझ में, यही काम यहाँ होता है। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, HNO3 इससे छोटा कम एसिड है, एसिड तो है भाई, मैं भी एसिड हूँ लेकिन एसिड कम है, तो इसलिए ये बेस का काम कर जाता है। ठीक है, इसलिए याद रख लोगे आप इस चीज को। चलो जी, HNO3 ले लिया और ये लग लिया। ठीक है, NO2+ के रूप में बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा NO2+, नाइट्रोनियम आयन। अब नाइट्रोनियम आयन इसके आकर के यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये सारी रिएक्शंस आपको याद होनी चाहिए, ये ऐसे देगा पेपर में और आपको इस तरीके से इस पर NO2 का एडिशन करना है। हेलोजनेशन की बात करें तो हेलोजनेशन में AlCl3 के साथ में रिएक्शन करता है, तो इसे बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया एरिन में करता है, ये क्लोरोबेंजीन बनाता है। ठीक है जी, Cl2 AlCl3 की प्रेजेंस में। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें अपन सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में यही काम होगा। H2SO4 है ना, इसके दो अणु मिलकर के SO3H बनाएंगे, H2SO4 और H2SO4 आपस में मिलकर के दो अणु लेंगे, इसके दो अणु लेकर के SO3H बना लेंगे, SO3H बनाएंगे तो सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन कर देंगे। ये सारी रिएक्शन आपको क्या याद रखनी है, देखो बच्चों, आप जब इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापन अभिक्रिया का काम क्या होता है, इनमें एक इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है और वो आपस में यदि कोई दे रखें, दो बनाएंगे या तो दो बनाएंगे। जैसे मैं बात करूं, आपको कोई रिएक्शन दे रखी है A+B और यहां दे रखा है C, तो B और C मिलकर के एक इलेक्ट्रॉन स्नेही बनाएंगे। क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही। अब आप कहोगे सर C नहीं है, यदि C नहीं है या B नहीं है, कोई भी नहीं है, तो या तो B और B आपस में मिलकर के इलेक्ट्रॉन स्नेही बना देंगे या C और C मिलकर के आपस में इलेक्ट्रॉन स्नेही बना देते हैं, तभी जाकर के रिएक्शन क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। क्या समझे, आपको अभी समझा देता हूं मैं कुछ रिएक्शंस जो याद रखनी है। जैसे आपको ये दे रखा है बेंजीन, बच्चों क्या दे रखा है, बेंजीन रिएक्शन दे रखा है। बेंजीन की रिएक्शन सबसे ज्यादा ESR होती है। आपको दे दिया कंसंट्रेट H2SO4 और HNO3, ठीक है, एक दे दिया आपको H2SO4, ठीक है, एक दे दिया आपको Cl2 और AlCl3, ठीक है। अब आपको प्रोडक्ट बनाने हैं तो आपको पता करना है, यहां से NO2+ मिलेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन स्नेही, यहां से आपको SO3H मिलेगा और यहां से आपको एक Cl मिलने वाला है, Cl+, ठीक है जी। अब आप इनकी रिएक्शन कराओगे बच्चों, रिएक्शन कराओगे तो आपको प्रोडक्ट क्या क्या मिल जाएंगे बताओ भैया। यहां से बन गया NO2 नाइट्रोबेंजीन, यहां से सल्फोनिक एसिड मिल जाएगा क्या, SO3H बोलो, और यहां से बन जाएगा
क्लोरोबेंजीन, क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। ये तीनों प्रोडक्ट याद कर लोगे क्या, इस तरीके से बन जाते हैं। इसको बोलते हैं नाइट्रीकरण, इसको बोलते हैं सल्फोनीकरण, इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। या बोलते फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं है भैया, ये सीधा ये कि फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में आप CH3Cl यूज करते हो। क्या यूज करते हो, CH3Cl यूज करते हो। सॉरी सॉरी सॉरी, इसलिए मैं थोड़ी क्षमा मांगता हूँ। Cl2 Al की रिएक्शन आपस में हो जाती है, और ये AlCl3 CH3Cl होता ना, तो अपन इसको क्या बोल देते बताओ, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या बोल देते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। चलो उसको भी लिख लो। यदि आपको CH3Cl दे दे, क्या दे दे, CH3Cl, और यही लुईस एसिड ले ले, तो आपको क्या बन जाएगी बताओ, यहां से बन जाएगी CH3, ये बन जाएगी टोलुइन। क्या बन जाएगी, टोलुइन। ठीक है। यदि आपको असाइलेशन बोल दे, क्या बोल दे, असाइलेशन, CH3 C डबल बॉन्ड OCl, असाइलेशन बोल दे, तो असाइलेशन में भी क्या होगा, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो यहां भी क्या बन जाएगा बताओ बच्चों, C डबल बॉन्ड OCH3। ठीक है, आगे बात समझ में। इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाते हैं, ये याद रख लोगे। जब CH3Cl और AlCl3 दे रखा है तो उसे बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। CH3COOCl दे रखा है तो इसे बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। इस तरह से कर लोगे रिएक्शन याद, ठीक है जी। अब देखो ये दे रखा है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, मैंने आपको बता दिया अभी, CH3Cl के साथ में ये बन गया, और C2C2H5Cl के साथ में भी करेगा तो इसे एथिल बेंजीन बन जाएगा। ये भी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन ही है। ठीक है जी। नेक्स्ट, ये भी मैंने आपको बता दिया है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। देखो CH3COCl के साथ में करेगा तो COCH3 बना देगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एसिटोफिनोन। क्या बोलते हैं जी, एसिटोफिनोन। यदि आपको एसिटिक एनहाइड्राइड ले लें तो आपको क्या बना देगा बताओ बच्चों, ये भी इसी से वही बनेगा, एसिटोफिनोन। ये भी क्या है, एसिटोफिनोन है। ठीक है, और एसिटिक एसिड बाहर निकल जाएगा। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है। यदि आपको बेंजीन की रिएक्शन, किसकी रिएक्शन सर, बेंजीन की रिएक्शन 6Cl2 से करा दे और AlCl3 ले ले, क्या ले ले, AlCl3, 6Cl2 से करा दे तो बनता है गैमेक्सिन। क्या बनता है, BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, BHC, हेक्सा क्लोरोबेंजीन। आगे बात समझ में, हेक्सा क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। सारे H हट जाएंगे, 6Cl2 लगा रखे हैं इसने, 6Cl2 लगा रखे हैं, तो क्या बन जाएगी बताओ, कैसे होती है रिएक्शन, देखो ये इस तरीके से, ये H, ये H, ये H, ये H, ये H और ये H, इसकी रिएक्शन करा दी इसने 6Cl2 थे, अर्थात Cl 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 Cl, कितने हो गए, 3 और 3 6। अब क्या होगा पता बच्चों, एक H पकड़ेगा इस Cl को लेकर भागेगा, एक H इस Cl को लेकर भागेगा, एक H इस Cl को लेकर के भाग जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट, ये Cl इसको लेकर के भाग जाएगा, बोलो, ये Cl इसको लेकर के भाग जाएगा, ये Cl इसको को लेकर के भाग जाएगा। इस तरीके से 6 HCl निकल जाएंगे। कितने HCl निकल जाएंगे, 6 HCl बाहर निकल जाएंगे। और जो अपने को प्रोडक्ट बनेगा बच्चों, वो ऐसे बना दूं क्या, Cl 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 और Cl, ये बन गया BHC। क्या बन गया, BHC, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। क्या बन गया जी, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बन जाता है। क्या आगे बात समझ में आपको, इस तरीके से रिएक्शन याद रखनी है। यदि एक लाइन में पढ़ाऊं मैं आपको तो क्या है, जैसे आपको याद रखना है याद रख लेना भैया, हमेशा याद रख लेना। इस तरीके से बेंजीन देगा, इसकी रिएक्शन आपको पूछे, ठीक है। यदि देख दे H2SO4 और HNO3, ठीक है, और ये दोनों कंसंट्रेट है भैया, यहाँ H2SO4 दे दे आपको, यहाँ Cl2 दे दे, AlCl3 दे दे, ठीक है, यहाँ CH3Cl दे दे, और ये भी
बोलो भाई, इसकी ये आपको देगा। देगा तो कैसे याद करोगे? पैसे मैंने ये अभी माइक बंद हुआ होगा शायद, लेकिन मैंने आपको बता दिए। यदि H2SO4 HNO3 दे रखा है तो नाइट्रोबेंजीन बनेगा, SO3H दे रखा है तो सल्फोनिक एसिड बनेगा, यदि Cl2ACl3 दे रखा है तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, CH3Cl दे रखा है तो टोलुइन बनेगा, यदि CH3COCl और AlCl3 दे रखा है तो एसिटोफिनोन बन जाएगा। इसके बाद में 6Cl2 और ACl दे रखा है तो हेक्साक्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और यदि CH3CO2 बन रहा है तो आपको एसिटोफिनोन ही बन जाएगा। आई होप आप सभी को ये बातें समझ में आ गई होंगी। वैसे मेरी आवाज़ आपको आ रही होगी, लेकिन मैं अभी एक बार माइक लगा लेता हूँ ताकि आपको और क्लियर आवाज़ आ जाए। ठीक है भाई, अब ये वीडियो जब तक चलेगा जब तक मोबाइल काम करेगा, क्योंकि जो पहला वाला माइक है वो तो हो गया खत्म। अब ये जितनी देर चलेगा अपन उसकी बात कर लेंगे। ठीक है जी, अब देखो नेक्स्ट बात करेंगे कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है वो किस प्रकार से बनता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही किस तरीके से बनता है उसकी अपन बात करने वाले हैं। देखो जी, इलेक्ट्रॉन स्नेही में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि A+B और एक रिएजेंट दे रखा है C, तो B और C मिलकर के आपस में क्या बना देंगे, एक इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो ClCl AlCl के साथ बनाओगे तो AlCl4 बाहर निकल जाएगा, CH3Cl AlCl के साथ बनाएगा तो ये मिथाइल आयन बन जाएगा, ये बाहर निकल गया। इसके साथ में ऐसे ही एसिटाइल आयन बन गया, एसिलिनम आयन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अब देखो H2SO4 और इधर का HNO3, तो ये बेस का काम करेगा। H2SO4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो एक तो बन जाएगा नाइट्रोनियम आयन और HSO4 बाहर निकल जाएगा, और बाहर को निकल जाएगा H2O बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से बनता है, लेकिन आपको इतना समझना नहीं है, आपको सीधा सीधा याद रखना है कौन कौन से आपको इलेक्ट्रोफाइल बनते दिखाई देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक कैसे करता है, सबसे पहले एल्युमिनियम आयन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचता है। जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर आ जाती है, बाहर आते ही हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रोफाइल जैसे ही जुड़ता है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है तो उसके साथ में हाइड्रोजन भी होता है, तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है और उसकी जगह कौन जुड़ जाता है, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाता है। आगे बात समझ में जी। इसके बाद में प्रोटॉन का अवलोकन कैसे होता है, यही मैंने आपको बताया। जब प्रोटॉन बाहर निकल जाता है उसके बाद में ये अपने इलेक्ट्रॉन देकर के अंदर चला जाएगा और H के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, यही काम हो जाता है, इलेक्ट्रोफाइल एडिशन हो जाता है। आपको इतना कोई लेना देना नहीं है। योगज अभिक्रिया क्या होती है, योगज अभिक्रियाओं का मतलब होता है बच्चों कि जैसे आप हाइड्रोजनेशन करा दो, बेंजीन का हाइड्रोजनेशन कराओगे तो आपको निकल लेना पड़ेगा हाई टेम्परेचर ले हुए, तो आपको साइक्लोहेक्सेन मिल जाएगा। इसे बोलते हैं योगज अभिक्रियाएं। आगे बात समझ में, पराबैंगनी प्रकाश में होता है ये। देखो प्रकाश में सारे काम बनते हैं, क्योंकि जैसे नॉर्मल टेम्परेचर की बात करें तो रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन जब सूर्य का प्रकाश आता है ना उसमें सारी रिएक्शंस आसानी पूर्वक संभव हो जाती हैं। तो इसलिए याद रख लेना सूर्य के प्रकाश के साथ में बनती है। पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में 3 क्लोरीन अणु बेंजीन बले से संयोजित होकर बेंजीन हेक्साक्लोराइड C6H6Cl6 बनाते हैं, जिसे गैमेक्सिन कहते हैं। अब देखो गैमेक्सिन बोल रहा है, गैमेक्सिन एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता, याद रखना। बेंजीन हेक्साक्लोराइड एक एरोमेटिक कंपाउंड है, जबकि गैमेक्सिन क्या नहीं है, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। आगे बात समझ में, तो देख लो आपको ये दिख जाएगा इसमें, क्योंकि अब जैसे आप बोलोगे सर क्यों नहीं है, क्योंकि इसके देखो Cl2 से रिएक्शन करेगा ना तो 3HCl बाहर निकल रहे हैं और सारे Cl जुड़ गए, और यूवी रेज में हो रहा है, ये यूवी रेज में हो रहा है तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड बन रहा है BHC। वैसे नाम तो इसका वही है, लेकिन इसे गैमेक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैमेक्सिन, क्योंकि इसके नाम में बेंजीन वर्ड आ रहा है लेकिन एक भी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है। इसलिए याद रखना ये एरोमेटिक है, लेकिन काम किसी तरह करेगा, एलिफेटिक की तरह काम करेगा। 6Cl2 से जब कराते हैं, 6Cl2 से कराते हैं तो गैमेक्स क्या बनता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनता है, और यही नाम इसका दे रखा है, लेकिन इसका नाम ये गलत दे रखा है। यहां होगा भैया गैमेक्सिन। क्या होगा, गैमेक्सिन। इसके बाद में दहन, दहन का मतलब मैंने कल आपको बताया था कि जब भैया कोई भी चीज जल रही है तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, अर्थात यदि कोई इंसान जल रहा है तो कैसे भी जल सकता है, लेकिन अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी जलेगा तो उसके लिए क्या चाहिएगा, उसको चाहिएगा ऑक्सीजन। क्या चाहिएगा जी, ऑक्सीजन। तो जब C6H6 को 15/2 अर्थात ये हो गए 7.5 ऑक्सीजन, 7.5 ऑक्सीजन का मतलब हो गया 15 ऑक्सीजन ही, क्योंकि देखो 15 दूना 30, 30/2 अर्थात 15 ऑक्सीजन चाहिए इसको। कितने चाहिए, 15 ऑक्सीजन चाहिए, तो 6CO2 बन जाएगा, 3H2 बन जाएगा।
कल मैंने आपको रिएक्शन बता रखी थी, CX क्या बताई थी, CXHY प्लस X प्लस Y/4 O2 इन कन्वर्ट XCO2 प्लस Y/2 H2O, ठीक है, Y/2 H2O। X क्या है यहाँ कार्बन का नंबर है, Y क्या है हाइड्रोजन का नंबर है। अब देख लो 6 है ना, तो देखो X बराबर 6, तो देखो C6H6 प्लस, अब ये छोड़ दो आप O2 को छोड़ दो, खाली जब प्रोडक्ट बनाओगे ना प्रोडक्ट से बना लेना, 6CO2 बन गया और 3H2O बन गया, 3H2O। तो बताओ 3 तो ये रहे और 6 दूनी 12 ये रहे, 12 और 3 कितने आ रहे 15, तो 15/2 O2 आ जाएगा, ये 15/2 O2 आ जाएगा। यहाँ पेन नहीं चल रहा है भैया, बाकी मैं लिख रहा हूँ देखो 2, लेकिन पेन नहीं चल रहा है इसलिए आप समझ जाए 15/2O, ये लिख लो 15O। आगे बात समझ में, इस तरीके से इससे सारी मोल कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाता है तो ये रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। रिएक्शन में लिख रखी है CXHY X प्लस Y/4 O2 XCO2 Y/2 H2O। इसके साथ में इसकी अनुनादी संरचना बना रखी है, आपको क्या बना रखी है, अनुनादी संरचना। अनुनादी संरचना में याद रखना काफी तो होते हैं ऑर्थो पैरा निर्देशी और काफी होते हैं मेटा निर्देशी। ऑर्थो पैरा का मतलब है कि जहां जैसे इलेक्ट्रॉन स्नेह को आकर जुड़ने के लिए ऑर्थो पैरा पे कहेगा तो उसे ऑर्थो पैरा निर्देशी कहते हैं, और यदि मेटा पे आकर जुड़ने को कहता है तो उसे होते हैं मेटा निर्देशी। अब देखो ऑर्थो पैरा कौन होते हैं, जैसे फिनोल हो गया, और फिनोल के साथ में आपके हेलोजेंस हो गए, ये हेलोएरिन्स वगैरह हो गए, ये सारे ऑर्थो पैरा निर्देशी होते हैं। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे आप, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो, इसके बाद में NO2 ग्रुप लगा लो, नाइट्रोबेंजीन ले लो, ये सारे मेटा निर्देशी होते हैं। क्या होते हैं जी, मेटा निर्देशी होते हैं। इस तरीके से होते हैं। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं आपको बना के अभी बता देता हूं। इस तरीके से मेटा निर्देशी में देखो याद रख लेना कौन कौन से ग्रुप ऑर्थो पैरा निर्देशी होते हैं। तो देखो कौन कौन से होते हैं, NHCO3 OCH3 CH3 और C2H5, ये सारे क्या होते हैं जी, ऑर्थो पैरा निर्देशी होते हैं। जबकि आपको मेटा निर्देशी में याद रखना है, आपको CHO दे रखा हो, COR दे रखा हो, COOH दे रखा हो, ईस्टर दे रखा हो, सल्फोनिक एसिड दे रखा हो, नाइट्रो दे रखा हो और CN दे रखा हो, ये सारे ग्रुप क्या हैं, मेटा निर्देशी का काम करते हैं। कौन कौन से सर मेटा निर्देशी में आते हैं बच्चों, चलो मैं लिख देता हूं इधर की साइड में, आपको समझना है कि ऑर्थो पैरा निर्देशी कौन कौन होते हैं। कौन जी, ऑर्थो पैरा निर्देशी कौन कौन होते हैं। ये बातें काफी बार पेपर में आपको सीधे सीधे पूछ लेता है, कौन ऑर्थो पैरा निर्देशी है और कौन मेटा निर्देशी है। तो देख लेना ऑर्थो एंड पैरा निर्देशी कौन कौन है। तो आपको याद रखना है बच्चों, यदि आपको दे दे NH2 ग्रुप, यदि दे दे NHR, ये 2 डिग्री अमीन है, इसके बाद में NHCO CH3 दे दे, ठीक है, OCH3 दे दे, CH3 दे दे, C2H5 दे दे, क्या दे दे, C2H5 दे दे, इसके साथ में हेलोजेंस दे दे, क्या दे दे, हेलोजेंस दे दे आपको, हेलोजेंस के बाद में आपको OH ग्रुप दे दे। ये सारे ऑर्थो पैरा निर्देशी होते हैं। जबकि आपको करें मेटा निर्देशी कौन कौन है, तो मेटा निर्देशी में याद कर लेना भैया, NO2 ग्रुप हो, COOH ग्रुप हो, CN ग्रुप हो, इसके बाद में CHO ग्रुप हो, इसके बाद में C=OR ग्रुप हो, इसके साथ में बच्चों SO3H हो, क्या हो, SO3H हो, SO3H हो, SO3H हो, ये सारे क्या है बच्चों, इधर लिख देता हूं, SO3H हो, ये सारे मेटा निर्देशी होते हैं। काफी बार पेपर में यही पूछ लेता है कौन ऑर्थो निर्देशी है कौन पैरा निर्देशी। ऑर्थो पैरा तो सेम होते हैं लेकिन मेटा वाला अलग होता है। कैसे होते हैं ये बात मैं आपको अभी समझा देता हूं। जैसे मैंने एग्जांपल लिया बच्चों, एग्जांपल की बात करता हूं, मैंने लिया क्लोरीन, क्लोरोबेंजीन ले लिया, क्या ले लिया, क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरीन। क्लोरीन के पास में लोन पेयर होते हैं क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल होते हैं, ठीक है जी। क्लोरीन के पास में लोन पेयर होते हैं, इनका अपन उपयोग किस तरीके से करते हैं, देखो जी। अब मैं बनाने वाला हूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी। देखोगे आप, देखो यहां क्लोरीन ने अपने इलेक्ट्रॉन यहां दिए, इसके बाद में ये यहां निकल गए। अगली स्थिति क्या बनी बताओ, क्लोरीन प्लस आ गया और यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से नहीं गया, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आया तो ये यहाँ चला गया,
ठीक है। इसके बाद में ये क्लोरीन यही है, इसके बाद में यहाँ बॉन्ड आ गया। कहाँ आ गया? यहाँ बॉन्ड नहीं आएगा भाई, यहाँ बॉन्ड आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए इसने, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर निकल गए, इसके साथ में ये बॉन्ड है यहाँ, ठीक है। इसके साथ में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए, ये बाहर, इसके बाहर निकल जाएंगे। अगली कंडीशन में क्या बनेगी? Cl पॉजिटिव चार्ज है, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ गया, ये यहाँ चले जाएंगे, ठीक है। तो बताओ ये पोजीशन बन गई क्या बॉन्ड की? Cl। अब यदि मैं बात करूँ, ये Cl लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन पहली स्थिति में देखो, आप पहली स्थिति में देखो, पहली स्थिति में बॉन्डों की जो पोजीशन है वो अलग अलग है, लास्ट वाले में अलग अलग है। ये होती है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या होती है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है। इसके बाद में एक हाइब्रिड बनेगा, इसका क्या बनेगा? हाइब्रिड, अर्थात जो डबल बॉन्ड है वो सभी जगह क्या कर रहा है? घूम रहा है। लेकिन जब आप देखोगे ना, इनको देखने के बाद में आपको पता चलेगा। थोड़ा थोड़ा मैं नीचे कर देता हूं, आपको थोड़ा कम दिख रहा होगा आपको। नेगेटिव चार्ज देखोगे तो कहां कहां दिख रहा है बताओ बच्चों? तो नेगेटिव चार्ज आपको दिख रहा होगा, देखो यदि नेगेटिव चार्ज की मैं बात करूं तो नेगेटिव चार्ज आपको कहां कहां दिख रहा है? तो देखो ऑर्थो पे दिख रहा है क्या? ये ऑर्थो पोजीशन है इसकी, ऑर्थो पे नेगेटिव है क्या? देखो ऑर्थो, ये ऑर्थो ही है इसकी, ये ऑर्थो ही है। तो देखो एक बार तो पैरा पे दिख रहा है और ऑर्थो पे दिख रहा है, क्या मेटा पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो ये सारे ग्रुप क्या हो जाएंगे? बोलो भाई, ये सारे होंगे ऑर्थो पैरा निर्देशित, अर्थात ये नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोफाइल आकर के कहां जुड़ेगा? इस पे ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर आकर के जुड़ जाएगा। ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। ये ग्रुप मैंने आपको लिखाई दिए। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, जैसे आपको ये दे रखी है, यहां दे दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या दे दिया? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दूं क्या? बोलो भाई। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो देखो इसकी। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन को ये खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन को रिंग से खींचेगा तो इस तरीके से आएगा। अब देखो यहाँ CO माइनस और यहाँ OH आ रहा है, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, क्या आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ये बॉन्ड ऐसे रहेंगे, ठीक है। अब स्थिति देखते चलो, वहां ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से चले गए तो ये डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ आएगा? यहाँ आने वाला है क्या? तो अगली स्थिति में अपन यही करने वाले हैं। तो देखो ये पोजीशन सेम चल रही है, मैं इसको R लिख दूं, ठीक है। इसके बाद में यहां आ गया और ये आ गया पॉजिटिव चार्ज। अगली स्थिति क्या होगी बताओ? अगली स्थिति में ये इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट होंगे? यहाँ की साइड शिफ्ट होंगे तो प्लस चार्ज ऊपर की साइड आ जाएगा, तो प्लस यहाँ आ गया क्या? और ये बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हो गए। ये मैंने R लगा ही रखा है, R का मतलब आप समझ गए होंगे, ये ग्रुप लगा हुआ है। अब देखो अगली स्थिति में क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे क्या? ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट होंगे तो ये C और ये डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये बॉन्ड भी इधर से यहां आ जाएंगे यहाँ वाले, तो इस तरीके से शो कर देंगे डबल बॉन्ड O और ये OH लगाई जाए, ये OH लगा हुआ है, ठीक है। ये बॉन्ड देखो, अब आप देखो आपको पॉजिटिव चार्ज कहां कहां दिख रहा है? तो आप कहोगे सर पॉजिटिव चार्ज मेरे को, पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो पे दिख रहा है एक तो, और पैरा पे दिख रहा है, ऑर्थो और पैरा पे। अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल के पास में पहले इलेक्ट्रॉन कम है और इलेक्ट्रॉन कम है, तो जो इलेक्ट्रॉन कम है उसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है उसके पास जाएगा। तो देखो बच्चों जब देखोगे तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ है? मेटा पर है। कहाँ है? मेटा पर। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, जैसे आपने SO3H लगा दिया इस पर, ये भी SO3H तो क्या है? मेटा डायरेक्टिंग है। जैसे आप लगाया Cl लगाओगे और कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, जैसे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन COOH दे रखा है और आपको Cl2 के साथ में रिएक्शन करवानी है, तो इसका प्रोडक्ट बनेगा बच्चों ये COOH और यहां लग जाएगा Cl। इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा। यही बात याद रखनी है
कि जो मेटा निर्देशी होते हैं ये कौन कौन होते हैं और ऑर्थो और पैरा निर्देशी होते हैं ये कौन कौन होते हैं। जो रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे वो ऑर्थो और पैरा निर्देशी होंगे और जो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचते हैं वो मेटा निर्देशी होते हैं। आई होप आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन की बना रखी है इसी तरीके से, तो मैंने कार्बोक्सिलिक बना दी है, नाइट्रोबेंजीन की आप बना के देख लेना भाई। ठीक है, इसके बाद में ये 1,2 बेंजो एंथ्रेसीन है, 3 मेथिल कोलिथ्रीन है, 1,2 बेंजोपाइरिन है, ये 9,10 डाइमेथिल 1,2 डाइएथोसिन है, ये नाम वगैरह है, ये याद रखने हैं आपको। कैंसर जनक होते हैं इसके। देखो बेंजीन के क्या क्या होते हैं बताओ भाई। बेंजीन बहु केंद्र की हाइड्रोकार्बन जिनमें से 2 या 2 से अधिक वलय विषाक्त या कैंसर जनित होती हैं। बहु केंद्र की हाइड्रोकार्बन कार्बनिक पदार्थ जैसे तंबाकू, कोल, पेट्रोलियम अपूर्ण दहन से बनते हैं, जो मानव शरीर में प्रवेश करने के बाद में क्या करते हैं, हानिकारक होते हैं। ये हमारे लिए हानिकारक है। कौन कौन, 1,2 बेंजो एंथ्रेसीन, 3 मेथिल कोलिथ्रीन, 1,2 बेंजापाइरिन और 9,10 डाइमेथिल बेंजाएंथ्रेसीन, 1,2,5,6 डाइबेंजो एंथ्रेसीन। आगे बात समझ में। आई होप आप सभी को ये सारा पूरा चैप्टर क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इसमें आपको कोई भी नई चीज ऐसी नहीं पढ़ाई है जो आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि अपन ने वही बातें की हैं जो आपके काम की हैं। ठीक है, इसलिए याद रखें। फिर बता रहा हूं, हाइड्रोकार्बन चैप्टर में सारे तो नेम रिएक्शन याद कर लेना भैया, नेम रिएक्शन याद कर लेना। नेम रिएक्शन के बाद में, नेम रिएक्शन तो याद करोगे, इसके बाद में आईयूपीएसी नाम भी यहीं से पूछे जाएंगे आपसे, आईयूपीएसी नाम भी यहीं से पूछे जाएंगे, समावयवता भी यहीं से पूछी जाएगी, समावयवता के क्वेश्चन भी यहीं से पूछे जाएंगे आपसे। इसके साथ में ही आपको सामान्य बातें भी याद होनी चाहिए, सामान्य परिचय भी याद होना चाहिए, कौन एल्केन है, कौन एल्कीन है, कौन एल्काइन है। बेंजीन में कौन एरोमेटिक है, एरोमेटिक कंपाउंड याद होनी चाहिए आपको, एरोमेटिक कंपाउंड याद होने चाहिए। ये सारी बातें कर लोगे ना तो आपको ये चैप्टर सबसे इजी लगने वाला है। आई होप आप सभी को ये अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगेगा जा करके देख लें भैया, पूरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथियों के साथ में शेयर कर दें, अच्छे लोगों के साथ में रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।